हेलो गाइस, हाउ आर यू? गुड इवनिंग टू यू ऑल। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आज का जो हमारा सेशन है उसमें हमारा टॉपिक है नीति आयोग। और नीति आयोग में हम क्या बात करने वाले हैं? नीति आयोग के सारे प्लान्स के बारे में, उसकी स्कीम्स के बारे में, नीति आयोग क्यों बना, क्या जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को उसको बनाने की, सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक बार मुझे बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? तो मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है तो बता दीजिए एक बार। गुड इवनिंग हरिशंकर शर्मा, देवार्गिया, अंजलि, सुप्रिया, पूजा, एप्पल से आग। गुड इवनिंग टू यू ऑल। यस सर। ठीक है, तो मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है तो हमारे सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीति आयोग। कल जो हमने पढ़ा था वो था प्लानिंग कमीशन और उसका पूरा का पूरा इतिहास। तो प्लानिंग कमीशन क्यों बना, प्लानिंग कमीशन ने कौन कौन से स्कीम्स लगाए, कौन सी अचीवमेंट्स थी, और प्लानिंग कमीशन की वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिला, कितना स्ट्रेंथनाइज हुई, ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, सुनी थी और डिस्कशन किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है उसके आगे का, यह है नीति आयोग। नीति आयोग क्यों बना, नीति आयोग को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, गवर्नमेंट को ऐसा क्यों फील हुआ कि प्लानिंग कमीशन अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहा है, ये सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। तो ये है क्या? ये है नीति आयोग। तो नीति जो वर्ड है ना, वो वैसे इंग्लिश का नहीं, हिंदी का वर्ड है। तो वर्ड तो क्या है? नीति। तो यहां जो वर्ड है वो क्या है? वो है नीति। तो ये जो वर्ड है, टर्म है नीति। नीति का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? वैसे नीति का मतलब होता है पॉलिसी। ठीक है, तो पॉलिसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको नीति बोलते हैं। तो इस तरह से नीति आयोग बना। तो पॉलिसी और प्लान दोनों में डिफरेंस क्या है? पॉलिसी यानी हम बात करें क्या कि इसके पहले था प्लानिंग कमीशन। प्लान यानी योजना, और यह है पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब है नीति। तो प्लान तो क्या हो गया? प्लान तो हो गया योजना, और पॉलिसी क्या हो गई? नीति। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी पॉलिसी बनाने वाला है। प्लान का मतलब तो क्या होता है, ये आप जान ही गए कि आपने पहले टारगेट सेट किया, और टारगेट को सेट करने के बाद में उसमें सारे के सारे जो आपके जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो सारे उसमें इन्वॉल्व कर दिए। तो जहां आपने अपने सारे रिसोर्सेज को इन्वॉल्व किया वो क्या बना? वो प्लान बना। लेकिन ये पॉलिसी जहां पर बात आती है, पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि जब पॉलिसी की हम बात करते हैं तो पॉलिसी में प्लान अपने आप इंक्लूड होता है। तो पॉलिसी में प्लान होता ही होता है। तो पॉलिसी मींस एक तो प्लान है ही, प्लान के साथ में ये प्रिंसिपल्स भी आ जाते हैं। तो इसके साथ में क्या है? प्लान्स और प्रिंसिपल्स, यानी योजना और सिद्धांत, दोनों को हम मिला के क्या बोलते हैं? दोनों को मिला के बोलते हैं हम पॉलिसी या नीति। तो क्या किया हमने? जहां पर हमने प्लान्स और प्रिंसिपल्स दोनों को मर्ज कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, वो क्या बना? वो पॉलिसी बना। प्लानिंग कमीशन की एक बहुत बड़ी कमी सामने आ रही थी, और वो कमी क्या थी कि प्लानिंग कमीशन पर जो इतने भी रिसर्च उस समय चल रहे थे, जो भी रिव्यू कमीशन उस समय बन रहे थे, उन्होंने बोला कि प्लानिंग कमीशन हैज बिकम अ आर्म चेयर। तो एक आर्म चेयर वाली कंडीशन में वो आ चुका था, यानी बैठे बैठे सारे काम करने होते थे। प्लानिंग कमीशन के लोग कभी ग्राउंड पे आके बात नहीं करते थे, एसी रूम्स में बैठ करके प्लानिंग बनती थी, वो सारे काम प्लानिंग कमीशन करता था। यानी कि प्लानिंग कमीशन के लोगों ने एक पॉलिसी बनाई, आप अंदाजा लगा सकते हो उस पॉलिसी का, जिसमें उनका यह कहना है कि 5 रुपए में आपको भरपेट खाना मिल सकता है। यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भारत में 5 रुपए में कोई आदमी खाना खा सकता है। अब ये बात मेरी भी समझ के बाहर है कि 5 रुपए में कौन सा खाना खा सकता है। जहां पर एक पानी की बोतल 20 रुपए की आती है, वहां आप क्या उम्मीद करते हो कि क्या एक आम आदमी 5 रुपए में खाना खा सकता है? जहां मरी से मरी हालत में भी, यानी बिल्कुल गरीब हालत में आप बात करो, तब भी कम से कम 20 से 30 रुपए का खाना पड़ता है। तो 5 रुपए में आदमी खाएगा कैसे? ना वो पॉलिसी बना पा रहा था ढंग से, ना वो गरीबी को बात कर रहा था। जो स्कीम्स बनाए जा रहे थे धड़ाधड़, उन पर कोई इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं थी, उन पर मॉनिटरिंग की बात नहीं थी। तो इन सारी वजहों से क्या किया कि नई चीज, नया पोजीशन, नया पोस्ट, नया ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात सामने आई। और उसके लिए क्या बनाया गया? उसके लिए बनाया गया नीति आयोग।
नीति आयोग किस दिन बना? नीति आयोग वॉज फाउंडेड ऑन 1 जनवरी 2015। तो 1 जनवरी 2015 को एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम क्या था? नीति आयोग। अब नीति आयोग को बनाने के लिए क्या किया? नीति आयोग के दो पूर्वज थे, दो एंसेस्टर्स थे। एक का नाम तो क्या है? एक का नाम है प्लानिंग कमीशन और इसका दूसरा एंसेस्टर है एनडीसी। तो प्लानिंग कमीशन और एनडीसी यानी योजना आयोग और नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, सॉरी काउंसिल, इन दोनों को मिला के क्या बना दिया? दोनों के मिला के नाम दिया नीति आयोग। ठीक है। अब प्लानिंग कमीशन और एनडीसी, हमने डिस्कशन किया था कल कि प्लानिंग कमीशन का काम क्या था? ड्राफ्टिंग ऑफ प्लान्स यानी योजनाएं बनाना, या ड्राफ्टिंग ऑफ 5 ईयर प्लान्स। वो जो योजनाएं बनाया करता था उसका टाइप क्या था? 5 ईयर प्लान्स या पंचवर्षीय योजनाएं। जबकि अब क्या हुआ? ये दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन था एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका काम क्या था? अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान्स। यानी कि प्लानिंग कमीशन तो क्या करेगा? प्लानिंग कमीशन केवल योजनाएं बनाएगा, यानी वो इन 5 ईयर प्लान्स का ड्राफ्टर है। जबकि एनडीसी का पोजीशन क्या है? एनडीसी का काम क्या है? एनडीसी में प्लानिंग कमीशन के सारे मेंबर्स हैं, साथ में एनडीसी में और कौन है? सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स भी इसमें शामिल है, सभी यूटीज के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो एनडीसी इन प्लान्स को अप्रूवल दिया करता था, यानी जब तक एनडीसी उस प्लान को अप्रूवल नहीं देगा तब तक वो इंप्लीमेंट नहीं होंगे। उसके बाद एनडीसी के अप्रूवल के बाद क्या होता था? फिर वो सारे प्लान्स इंप्लीमेंट होते थे और उनका इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग दोनों प्लानिंग कमीशन के पास थे। तो इस तरह से दोनों ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे थे। अब क्या किया? इन दोनों का इंटीग्रेशन हुआ, दोनों को मिलाकर कर दिया एक, और क्या बना? वो बना नीति आयोग। अब जैसा कि आप जानते हो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करते हैं कि वो एक अच्छे अच्छे शब्द लेके आते हैं। तो एक बहुत बढ़िया शब्द लेके आए जिसका नाम क्या था? नीति। और इस नीति में इसको बोला नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि ये हो गया एन, ये है आई, ये है टी और ये है आई। तो NITI यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी भारत के परिवर्तन के लिए एक राष्ट्रीय संस्था है। तो इंडिया को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के मोटिव के साथ में बना नीति आयोग। अब ये जो नीति आयोग है इसने क्या किया कि दोनों फॉर्मर जो ऑर्गेनाइजेशन थे प्लानिंग के उनको मर्ज कर दिया और अभी आयोग बन गया। इस आयोग के लिए हमने कल की जो वीडियो था उसमें डिस्कशन किया था कि जब प्लानिंग कमीशन ने काम करना शुरू किया था तो उस समय सबसे पहली तरह की जो प्लानिंग थी उसका नाम था इंपरेटिव प्लानिंग। यानी सबसे पहले हमारे यहां जो प्लानिंग बनती थी वो कौन सी होती थी? दैट वाज इंपरेटिव प्लानिंग, यानी आदेशात्मक या निर्देशात्मक नियोजन। तो ये आदेशात्मक या निर्देशात्मक नियोजन हुआ करता था। 1951 में जहां से फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हुआ वहां से लेकर 1985 तक हमने इसी तरीके से इसको चलाया। 1985 बोलो या आप इसको 1992 भी बोल सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि 1985 का जो 8th प्लान था उसमें तो एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट के तौर से नया तरह का इंडिकेटिव प्लानिंग लागू हुआ था, लेकिन फुल एंड फाइनल 1992 के ये जो 8th 5 ईयर प्लान था उससे इसको लागू किया गया था। ठीक है। दूसरा जो तरीका था जो आया वो था इंडिकेटिव प्लानिंग। तो अभी जो तरीका चल रहा है वो कौन सा है? वो है इंडिकेटिव प्लानिंग। तो फुल एंड फ्लैश 1992 से अभी तक जो प्लानिंग का तरीका है वो कौन सा है? इंडिकेटिव प्लानिंग यानी सांकेतिक नियोजन। तो पहला तो प्लानिंग कमीशन का लास्ट में और इस नीति आयोग की शुरुआत से ही हमारे यहां जो प्लानिंग का तरीका है वो कौन सा है? वो फिलहाल ये सांकेतिक नियोजन या इंडिकेटिव प्लानिंग है। तो फिलहाल भारत में किस तरह की प्लानिंग होती है? इंडिकेटिव प्लानिंग।
इंडिकेटिव प्लानिंग का मतलब क्या हुआ कि नीति आयोग केवल योजना का ड्राफ्ट तैयार करेगा, उसके बाद उसको वो लागू करने के लिए खुद काम नहीं करेगा, वो लागू करने के लिए PPP मॉडल पर जाएगा, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इस समय जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट की चल रही हैं हम उन सब पर डिस्कशन करेंगे। वो सारी की सारी स्कीम कौन से मॉडल पर चल रही हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी। तो यहां पर जो भी ये सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन था प्लानिंग का, पहले प्लानिंग कमीशन या अभी नीति आयोग, इन दोनों का जो रोल है वो यहां पर चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ कि पहले प्लानिंग कमीशन का जो काम था बिफोर 1985, वो पूरी तरह से एक तो ड्राफ्ट बनाना योजना का, फिर इसको इंप्लीमेंट करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, वो सारे काम था। लेकिन अब इसमें से क्या किया, नीति आयोग का ड्राफ्ट का काम है और इंप्लीमेंटेशन का काम दे दिया किसको? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को या एनजीओज को या फिर किसी भी पार्टनर को। और तीसरा जो काम है मॉनिटरिंग का, वो कौन करेगा? वो नीति आयोग ही करेगा। तो ड्राफ्ट एंड मॉनिटरिंग ये नीति आयोग के पास है, जबकि इंप्लीमेंटेशन दे दिया किसको? प्राइवेट पार्टनरशिप को या एनजीओज को या इस तरह की कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन को। तो अब इस तरह से हमारी प्लानिंग चलेगी, जिसका नाम क्या है? इंडिकेटिव प्लानिंग। दूसरी चीज हमने बात करी थी पहले क्या, कि प्लानिंग कमीशन के टाइम में जो योजनाएं या जो प्लान्स बनते थे उनमें जो तरीका था वो क्या था कि उसमें हमने मिड टर्म प्लानिंग को चुना था। वी हैव चोजन मिड टर्म प्लानिंग, मींस हमने 5 ईयर प्लान को चुना। यानी हमने क्या किया, इकट्ठा 5 फाइनेंशियल ईयर्स का एक प्लान बनाया जिसको बोलते थे 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना। तो प्लानिंग कमीशन ने जो योजनाएं बनाई फ्रॉम 1951 टू 2007, वो सारी योजनाएं कैसी थी? वो सारे 5 ईयर प्लान्स थे। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था बीच में कल लास्ट वाले वीडियो में कि बीच में 2 प्लान हॉलिडे भी आए थे। 2 क्या आए थे? प्लान हॉलिडे। कब से कब तक? 1966 टू 69 और 1990 टू 1992। तो 1966 से 69 और 1990 से 92 तक ये 1 ईयर प्लान चले। तो उस समय हमने 5 ईयर प्लान्स को लॉन्च नहीं किया। तो थोड़ा थोड़ा बीच में जो है वो इस तरह की जहां पर गड़बड़ हुई वहां पर ऐसा हो गया था। लेकिन फिर भी हमारा जो मोटिव था वो क्या था? हमारा मेन टारगेट था 5 ईयर प्लान्स, यानी 5 साल का एक टारगेट तय करना और 5 साल में उसको पूरा करने के लिए अपने सारे रिसोर्सेज को उसमें इन्वॉल्व करना। ये हमारा स्ट्रेटजी उस समय हुआ करती थी। लेकिन अब क्या किया हमने? अपना तरीका फिर से चेंज किया। और अब यानी ये मिड टर्म प्लानिंग जो 5 ईयर प्लान्स थे वो कब से कब तक चले? फ्रॉम 1951 टू 2014। 2014 के टाइम में उस समय 12th 5 ईयर प्लान चल रहा था, जिसका ईयर था 2012 टू 2017। लेकिन जो अभी गवर्नमेंट है इसका नाम है यूपीए 2, सॉरी एनडीए 2। तो अभी जो गवर्नमेंट है उसका नाम क्या है? एनडीए 2। नरेंद्र मोदी की दूसरी गवर्नमेंट है। जो पहली गवर्नमेंट आई थी एनडीए 1, जो पहली गवर्नमेंट थी 2014 से लेकर 19 तक, उस बीच में क्या किया इन्होंने कि 2014 में यानी 1 अप्रैल 2012 को यह प्लान शुरू हुआ था 12th, लेकिन 31 मार्च 2014 को इसको कर दिया बंद और बोला कि अब हम 5 ईयर प्लान्स नहीं बनाएंगे। यहां से आगे हमारी स्ट्रेटजी कुछ और होगी। और वो जो नई स्ट्रेटजी है उसको नाम दिया क्या? नई स्ट्रेटजी को नाम दिया पर्सपेक्टिव प्लानिंग। तो अब नई स्ट्रेटजी का नाम क्या है? यह है पर्सपेक्टिव प्लानिंग, यानी दृष्टिपरक नियोजन। ये दृष्टिपरक नियोजन या पर्सपेक्टिव प्लानिंग का मतलब क्या हुआ कि बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला प्लान। यानी अब हमने 5-5 साल के टारगेट नहीं बनाए, अब हमने एक बहुत लंबा सा टारगेट बना दिया। और वो कैसा है कि जैसे मान लीजिए हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए आवास। तो हमने बोला कि 2022 हमारी डेडलाइन है, 2022 तक हमें सबको घर उपलब्ध करवाने हैं। जैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, क्या बोला कि 100% रूरल एरिया को इलेक्ट्रिफाइड करना है। तो इस तरह हमने क्या करना शुरू किया कि अब 100% वाला विजन लेकर के आए। तो जब तक 100% अचीवमेंट नहीं होता तब तक वो प्लान लगातार चलता रहेगा। तो इस तरह के नए मोड और नए पर्सपेक्टिव के साथ में अब नीति आयोग ने काम करना शुरू किया है।
तो नीति आयोग इस समय दो बेस पर काम कर रहा है। पहला बेस तो कौन सा है? पहला बेस हमने पढ़ा है इसका कौन सा? ये इंडिकेटिव प्लानिंग। तो पहला बेस तो कौन सा है इसका? इंडिकेटिव प्लानिंग, यानी ट्रिपल पी पार्टनरशिप। तो अभी जो काम कर रहा है वो किस पर काम कर रहा है? इस ट्रिपल पी मॉडल पर। तो जितनी भी योजनाएं आती हैं वो फिलहाल सारी की सारी ट्रिपल पी मॉडल पर काम कर रही हैं, ठीक है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसके कुछ मॉडल्स हैं जैसे BOMT, बिल्ट ओन मेंटेन ट्रांसफर, BOT, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, BOLT, बिल्ट ऑपरेट लीज ट्रांसफर, जिनका डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो इन सारे मॉडल्स पर, इन सारे मोड्स पर हमारे फिलहाल सारे स्कीम्स चलाए जा रहे हैं। तो एक तो है इंडिकेटिव प्लानिंग और दूसरी कौन सी है? द सेकंड वन इज पर्सपेक्टिव प्लानिंग। तो फिलहाल नीति आयोग इन दो उस पर ग्राउंड्स पे काम कर रहा है, इंडिकेटिव प्लानिंग एंड पर्सपेक्टिव प्लानिंग, ठीक है। इसके बाद हम अगली बात करते हैं क्या, कि नीति आयोग को बनाने के पीछे जो पर्पस गवर्नमेंट ने बताया वो था क्या। तो नीति आयोग को बनाने के पीछे जो पर्पस गवर्नमेंट ने बताया उस पर हम बात करें। उसमें से पहला है प्रो पीपल, यानी पहला टारगेट क्या बताया? प्रो पीपल, यानी ये जनता के बारे में सोचे और जनता अपने योजनाओं को बात करने की कोशिश करे या जनता इससे जुड़ने की कोशिश करे, उससे पहले ही जाकर के नीति आयोग उनकी जरूरत को समझ के, उनकी डिमांड को समझ के उनके लिए प्लान तैयार कर दे। दूसरा प्रोएक्टिव, यानी वो घर में बैठने वाला नहीं है, आर्म चेयर वाली पोजीशन में नहीं बैठा, वो लगातार एक्टिव रहेगा और हर प्लान को इंप्लीमेंट और मॉनिटर करता रहेगा। तीसरा है पार्टिसिपेशन, यानी जितना हो सके उतना सिटीजन्स को मैक्सिमम इन्वॉल्व करना और उनका पार्टिसिपेशन लेना। एम्पावरिंग विमेन और वीकर सेक्शंस, यानी विमेन का और वीकर सेक्शंस को दोनों को एम्पावर करना, ये इसका है। फिर अगला है इंक्लूजन फॉर ऑल। अगला क्या है? इंक्लूजन फॉर ऑल, यानी सभी ग्रुप्स को साथ लेकर के डेवलपमेंट करना, चाहे वो वीकर सेक्शन हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे वो गरीब हो, हर सेक्शन को साथ लेकर के विकास की बात करना क्या हुआ? इंक्लूजन फॉर ऑल। फिफ्थ है इक्वालिटी, अब सबको बराबर लेके आना है और सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी देनी है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ये इसका टारगेट है। और सिक्स्थ है मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी, मैक्सिमम विजिबलनेस, मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी हो। इससे फायदा क्या होगा? गवर्नमेंट की हर स्कीम के बारे में जनता को पता हो, हर राइट्स के बारे में जनता को पता हो, हर रेगुलेशन के बारे में जनता को पता हो, तो हर चीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेके आना जहां पर हर कोई उसको एक्सेस कर सके, हर कोई उसका फॉर्म भर सके और हर कोई वहां तक पहुंच सके। तो इस मोटो के साथ में शुरू किया गया था ये नीति आयोग। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो कंपोजिशन बनाया गया था उसको किस तरह से रखा गया। जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली नीति आयोग में नया कुछ भी नहीं है, नीति आयोग में नई केवल एक ही चीज है और वो है उसकी पर्सपेक्टिव प्लानिंग। बाकी इसके अलावा नीति आयोग सब कुछ वही है जो पहले प्लानिंग कमीशन और एनडीसी थे। हमने कल की वीडियो में डिस्कशन किया था इस बात का कि प्लानिंग कमीशन एनडीसी में वैसे कोई फर्क नहीं था, दोनों के नाम अलग अलग थे। केवल प्लानिंग कमीशन में और एनडीसी में एक ही डिफरेंस था और वो क्या था कि प्लानिंग कमीशन के सारे मेंबर एनडीसी में थे, लेकिन एनडीसी में कुछ और एक्स्ट्रा मेंबर्स थे और वो कौन थे? सभी स्टेट्स के सीएम और सभी यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स, वो यहां पर भी है। यानी क्या किया कि जो मेंबर्स एनडीसी में थे वो सारे मेंबर्स कहां हैं? वो नीति आयोग में। जो काम दोनों मिलके कर रहे थे वो काम अभी अकेला कर रहा है, तो वैसे इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे दोनों बराबर है। अब यहां पर सबसे पहली जो पोस्ट है वो है चेयरपर्सन की या चेयरमैन की या अध्यक्ष की। तो पहला इसमें कौन है? इसमें अध्यक्ष है या चेयरमैन है, और ये हमेशा कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर होगा इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, यानी प्लानिंग कमीशन का वो पदेन अध्यक्ष होगा। इस पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या होगा कि पदेन अध्यक्ष वो होगा जो पोस्ट के हिसाब से होगा, यानी अगर प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है तो उसके हिसाब से ही प्लानिंग नीति आयोग का भी जो चेयरमैन है वो चेंज हो जाएगा। तो जो नीति आयोग का चेयरमैन कौन बनेगा? हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होगा।
तो प्राइम मिनिस्टर अपने आप ही यानी बाय डिफॉल्ट नीति आयोग का चेयरमैन भी होगा, पहला। फिर इसकी गवर्निंग काउंसिल बनाइए, तो इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है, इसकी गवर्निंग काउंसिल में सभी स्टेट्स के सीएम है और सभी यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर। जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहां कहां है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है फिलहाल 4 स्टेट्स में, 4 यूटीज में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी और दिल्ली। और इन चारों के अलावा बाकी स्टेट्स के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं यूटीज के, वो भी इसमें शामिल होंगे। फिर इसके रीजनल काउंसिल्स होंगी, यानी कि अभी फिलहाल 5 रीजनल काउंसिल्स काम कर रही हैं। जैसे नॉर्थ रीजनल काउंसिल है, ईस्ट रीजनल काउंसिल है, नॉर्थ ईस्ट की एक काउंसिल है, साउथ की है, वेस्ट की है। यानी राज्यों को क्या किया हुआ है कि 5 अलग अलग रीजनल काउंसिल्स में बांटा हुआ है। जैसे नॉर्थ रीजन जो काउंसिल है उसमें जम्मू कश्मीर पहले हुआ करता था, वो यूटी हो गया तो बाहर हो गया। तो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये नॉर्थ रीजन में आते हैं। ईस्टर्न में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये वाले स्टेट्स आते हैं। वेस्ट में एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, ये स्टेट्स आते हैं। तो हर रीजन की अपनी अपनी एक रीजनल काउंसिल बनी हुई है, वो इसमें शामिल होगी। फिर इसके अलावा मेंबर्स हैं। मेंबर्स ये 2 तरह से हैं। एक तो फुल टाइम मेंबर्स हैं जो हमेशा बने रहेंगे। अब ये फुल टाइम मेंबर्स जो हैं वो इकोनॉमिक्स के अलग अलग सेगमेंट से, अलग अलग फील्ड्स में से होंगे। जैसे एक अर्बन प्लानिंग का हो सकता है, एक इलेक्ट्रिफिकेशन का हो सकता है, एक फाइनेंस का हो सकता है, एक एग्रीकल्चर का हो सकता है, एक इंफ्रा का हो सकता है। तो वो अलग अलग सेक्टर से अलग अलग फुल टाइम मेंबर्स होंगे। मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। उसके अलावा सरकार की मर्जी है कि वो कितने दिन के लिए और किसको अपॉइंट करे। फिर हैं कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जैसे कि इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से 4 मिनिस्टर्स को एक्स ऑफिशियो मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है, तो एक्स ऑफिशियो मिनिस्टर का मतलब यहां पर सीधा सा क्या है कि ये वो मिनिस्टर्स होंगे जो कि जैसे डिफेंस मिनिस्टर को बनाया गया है, फाइनेंस मिनिस्टर को बनाया गया है, ये अपने आप ही क्या होंगे, ये अपने आप ही इस नीति आयोग के मेंबर्स होंगे। ठीक है, फिर कुछ स्पेशल इनवाइटीज भी रखे गए, यानी कि नीति आयोग चाहे तो किसी एक स्पेशल, जैसे मान लीजिए नीति आयोग अभी मान लीजिए जैसे कि एजुकेशन पे कोई पॉलिसी बना रहा है, तो एजुकेशन पे पॉलिसी बना रहा है तो कुछ जो एजुकेशनिस्ट हैं, कुछ एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी वो प्लानिंग में शामिल कर सकता है। तो ये स्पेशल इनवाइटीज को भी हमेशा यहां पर जगह मिलेगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ, ये हमेशा एक आईएएस होता है। पहले इसका नाम था प्लानिंग सेक्रेटरी, योजना सचिव, और अब नीति आयोग में क्या नाम है इसका, सीईओ। तो सीईओ जैसे अभी अमिताभ कांत है तो वो आईएएस हैं, उनका टर्म अभी एक्सटेंड कर दिया गया था तो अभी चल ही रहे हैं। सेक्रेटारिएट का मतलब क्या होगा, इसका एक सचिवालय होगा जहां पर ये पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को अंजाम देगा। तो इसका एक अलग विंग सेंट्रल सेक्रेटारिएट जो गया केंद्रीय सचिवालय, जो कि अभी फिलहाल दिल्ली में, तो वहां दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय में एक अलग विंग प्लानिंग कमीशन की जगह जहां थी, वहां पर नीति आयोग को बना दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये इसके करंट मेंबर्स हैं। ठीक है, पहला हम बात करें इसके चेयरमैन, तो हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अभी हमने बात करी प्राइम मिनिस्टर विल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन है, वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, दूसरा है वाइस चेयरमैन। तो दूसरी पोस्ट क्या है इसमें, वाइस चेयरमैन की, यानी उपाध्यक्ष। तो अभी फिलहाल उपाध्यक्ष कौन है, अभी फिलहाल उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। तो राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं किसके, योजना आयोग के, सॉरी नीति आयोग के। नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन या पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको पता होगा शायद कि डॉक्टर अरविंद पनगड़िया वाज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष या पहले चेयरमैन तो कौन थे, नरेंद्र मोदी। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे, पहले उपाध्यक्ष हुआ करते थे कौन, ये डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के बाद अगले उपाध्यक्ष या डेप्यूटी चेयरमैन कौन बने, डॉक्टर राजीव कुमार। तो फिलहाल इसके डेप्यूटी चेयरमैन कौन है या वाइस चेयरमैन कौन है, राजीव कुमार। फिर इसके बाद है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। जैसा अभी हमने बात करी कि कुछ मिनिस्टर्स को शामिल किया जाता है इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के रूप में,
तो जैसे अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं वो इसमें शामिल किए गए, राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इसमें है, निर्मला सीतारमन, ये कौन है, निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर है, आप जानते ही हो, वो हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो हैं। तो होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये 4 मिनिस्टर ऐसे हैं जो कि नीति आयोग में शामिल होंगे। तो ये कौन होंगे, एक्स ऑफिशियो मिनिस्टर्स होंगे। फिर इसके बाद है स्पेशल इनवाइटीज, यानी विशेष रूप से आमंत्रित मंत्री। इसमें कौन कौन है, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और तीसरे हैं राव इंद्रजीत सिंह। ये जो राव इंद्रजीत सिंह है, ये दूसरी तरफ प्लानिंग, ये जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग के मतलब मेंबर मिनिस्टर कंसर्न है, यानी नीति आयोग के मिनिस्टर कौन है स्पेशल, वो है राव इंद्रजीत सिंह। तो ये है मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, राव इंद्रजीत सिंह कौन है, ये है मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग यानी योजना मंत्री। तो योजना मंत्री ये स्टेट मिनिस्टर का स्टेटस होता है। तो योजना मंत्री कौन है अभी, राव इंद्रजीत सिंह, और इनका जो स्टेटस है वो क्या है, वो स्टेट मिनिस्टर होने का है। ठीक है। फिर इसके बाद है फुल टाइम मेंबर्स। ये फुल टाइम मेंबर्स वो हैं जो कि नीति आयोग की सारे के सारे प्लान्स को बनाते हैं। ठीक है। वीके सारस्वत, रमेशन और डॉक्टर वीके पॉल या विनोद कुमार पॉल। तो वीके सारस्वत हैं, रमेश चंद है, प्रोफेसर रमेश चंद और डॉक्टर विनोद पॉल। ये 3 फिलहाल मेंबर हैं किसके, इसके फुल टाइम मेंबर्स नीति आयोग के। सीट तो है 4, एक वैकेंट हो गई है, फिलहाल कितने हैं, 3, वीके सारस्वत, रमेश चंद और विनोद पॉल। फिर इसके बाद है सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और ये कौन है, ये है अमिताभ कांत। जैसा मैंने आपको बताया, ये हमेशा कौन होंगे, ये हमेशा एक आईएएस होंगे। ठीक है। फिर इसके बाद है गवर्निंग काउंसिल, यानी इनमें जो अप्रूवल जब वाली बात आएगी, क्योंकि प्लान बनाने वाले तो ऊपर वाले लोग हैं सारे के सारे, लेकिन जब अप्रूवल का मैटर आएगा या स्पेशल मीटिंग्स होंगी विजन के लिए, पर्सपेक्टिव प्लानिंग के लिए, तो उसमें इनको भी शामिल किया जाएगा। और वो कौन कौन, ऑल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। इसमें दिल्ली और पुदुचेरी के भी शामिल हैं। तो दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भी अभी तक, जैसे JNK और लद्दाख, इसमें अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए और कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनाए, लेकिन कल को जब इनमें हो जाएंगे तो इनके भी शामिल होंगे। उसके अलावा कौन, उसके अलावा है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज। तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी इसमें शामिल होंगे। तो ये स्ट्रक्चर हुआ किसका, स्ट्रक्चर हुआ या कंपोजिशन हुआ नीति आयोग का। तो दोबारा फिर इस पे बात करते हैं। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। डेप्यूटी चेयरमैन या उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। एक्स ऑफिशियो मिनिस्टर्स कौन कौन है इसमें, अमित शाह होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एंड नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर। स्पेशल इनवाइटीज मिनिस्टर्स कौन कौन है इसमें, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और राव इंद्रजीत सिंह। फुल टाइम मेंबर्स हैं 3, वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद एंड वीके पॉल, विनोद कुमार पॉल। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमिताभ कांत जो IAS हैं, और गवर्निंग काउंसिल में सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और सभी यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह से बनता है कंपोजिशन किसका, नीति आयोग का। अब अगला जो पार्ट है हमारा वीडियो का, हमारा इस क्लास का, इस सेशन का, उसमें हम बात करेंगे गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में। तो नीति आयोग ने अभी तक जितने भी प्लान्स और स्कीम्स बनाई हैं, उनका टारगेट क्या है, उनका विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंप्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है, वो हम बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले यहां तक का मैटर जो हमने पढ़ा है, उसका कोई भी डाउट या क्वेश्चन आपके हो तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, बताइए। हाँ जी, हाँ विद्या, हम लोग शेयर मार्केट की भी क्लास होगी। हु इज द सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीट का मतलब क्या होता है, देखिए कि जैसे 2 तरह के होते हैं इसमें, ये मैं समझाता हूं आपको क्या होता है।
एक तो होता है सेक्रेटरीट, इसको हिंदी में बोलते हैं सचिवालय। पहला तो मैं इसकी बात करता हूं। जैसे हर स्टेट की जो कैपिटल है उसमें एक सेक्रेटरीट है, यानी एक सचिवालय है, या ये जो वर्ड है ये लिया गया है फ्रांस से। तो जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसमें इसको बोला था सेक्रेटारिएट। तो जो उसका ओरिजिनल वर्ड है वो क्या है, सेक्रेटारिएट। तो कहां से लिया, ये फ्रांस से लिया गया। सेक्रेटरीट का मतलब ये होता है कि आप जानते होंगे इस बात को कि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उन मिनिस्टर्स के नीचे कौन होता है, मिनिस्टर्स के नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए होता है एक सेक्रेटरी। तो किसी भी मिनिस्टर जहां पर बैठ करके अपना ऑफिशियल काम और एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं वो होता है सेक्रेटरीट। तो दिल्ली में, न्यू दिल्ली जहां पर है उसका नाम है सेंट्रल सेक्रेटरीट, यानी केंद्रीय सचिवालय। और हर स्टेट की कैपिटल में है वहां का स्टेट का सेक्रेटरीट, यानी राज्य का सचिवालय। अब दूसरा क्या होता है कि सचिवालय का हेड कौन होता है, हु इज द हेड ऑफ सेक्रेटरीट। अगर मैं सेंटर की बात करूं तो केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटरीट का जो हेड होता है उसको बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। तो वहां तो कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, जो पूरे भारत का सीनियर मोस्ट आईएएस होता है। और स्टेट्स में उस हेड का नाम होता है चीफ सेक्रेटरी। तो सेंटर में तो क्या नाम है, कैबिनेट सेक्रेटरी या कैबिनेट सचिव, और स्टेट में क्या नाम है इसका, मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी। ठीक है। तो सेक्रेटरीट का मतलब क्या हुआ, बेसिकली प्लान्स बनाने का काम होता है। तो कोई भी मिनिस्ट्री जो स्कीम्स लेके आती है, कोई भी पॉलिसी लेके आती है, कोई भी रूल्स बनाती है, या किसी तरह कोई गाइडलाइन जारी करती है, वो कहां से करती है, वो सेक्रेटरीट से करती है। सेक्रेटरीट में मेन जो होता है वो मिनिस्टर होता ही होता है, उसके नीचे बैठे होते हैं सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ऐसी बहुत सारी पोस्ट होती हैं, एलडीसी, यूडीसी, वो सब इसमें बैठे होते हैं। और दूसरा होता है डायरेक्टरेट। डायरेक्टरेट का मतलब है निदेशालय। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं कि एचआरडी मिनिस्ट्री है, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यानी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक सेंटर में क्या है, सेक्रेटरीट में उसका एक अपना विंग है जहां पर वो सारी उसकी प्लान्स बना रहा है। अब उसने जगह जगह कुछ अपने ऑफिसेज भी हैं, जैसे सीबीएसई है या एनसीईआरटी है, तो ये उसके ऑफिसेज हैं, ये इनको बोलते हैं डायरेक्टरेट। तो जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको लागू कौन करता है, उसको लागू कौन करवाता है, वो करवाता है डायरेक्टरेट। तो सेक्रेटरीट का काम तो क्या होता है, पॉलिसी मेकिंग, और डायरेक्टरेट का काम क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। तो ये दो अलग अलग यहां पर इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की क्लास अलग से करेंगे, वो भी होगी। हाँ सही है, सही है, ये सफिशिएंट है आपके मेंस एग्जाम के लिए, बहुत सारा मैटर है, आप टेंशन ना लीजिए, ये बहुत है। तो कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर हम आगे चलते हैं प्लान्स पे। नो क्वेश्चन, ऑल क्लियर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये स्टार्ट होता है यहां से गवर्नमेंट के प्लान्स और उसकी पॉलिसीज, उसके ऑब्जेक्टिव्स, और ये क्यों स्टार्ट किए गए, इन सारी बातों को हम इसमें करने वाले हैं। तो हमारी सबसे पहली जो इसमें स्कीम है उसका नाम है निपुण भारत मिशन। तो ये पहली स्कीम है निपुण भारत योजना। तो सबसे पहले तो उसमें है निपुण भारत मिशन या निपुण भारत योजना। अब इसका नोडल मिनिस्ट्री, नोडल मिनिस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि वो मिनिस्ट्री जो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। तो योजना बनाने वाला तो कोई और है, लेकिन इंप्लीमेंट करने वाला कौन है यहां पे, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको बोला करते थे पहले क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया है, इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है। तो निपुण भारत योजना को कौन लागू करेगा, ये लागू करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको पहले बोलते थे मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
लॉन्च कब हुआ इसका? 5 जुलाई 2021 को। तो 5 जुलाई 2021 को इसी साल कोरोना में चुपचाप ये वाली योजना लागू हो गई। ठीक है, अब इसका जो सेक्टर है वो क्या है? इसका सेक्टर है एजुकेशन। यानी निपुण भारत योजना क्यों लागू करी? एजुकेशन सेक्टर के लिए। अब एजुकेशन सेक्टर में इसका जो प्रोविजन है या इसका जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है? टू एंश्योर यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसमें पहली बात करी क्या? यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो इसको बोला गया FLN। तो इसमें एक मिशन है, उसका नाम क्या है? FLN। प्रॉब्लम जो है वो क्या है बेसिकली? ये हालांकि कोई नई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये जो योजना है ये पहली बार आ रही है। ऐसा हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि इस गवर्नमेंट ने जितनी भी स्कीम्स चलाई हैं वो उनमें से कोई भी नई स्कीम नहीं है, कोई इनोवेटिव स्कीम नहीं है। केवल क्या किया गया है कि जो स्कीम्स ऑलरेडी चल रही थी उनका केवल नाम बदला गया है या उसका फॉर्मेट चेंज किया गया। तो ये वाली जो स्कीम थी ये ऑलरेडी नेशनल नॉलेज मिशन के नाम से चल रही थी। क्या नाम था उसका? राष्ट्रीय ज्ञान अभियान, नेशनल नॉलेज मिशन। अब देखो, एक तो चीज है नॉलेज यानी कि ज्ञान, और दूसरी चीज है एजुकेशन यानी शिक्षा। क्या ये दोनों वर्ड्स अलग अलग है? एक तो है एजुकेशन यानी शिक्षा और दूसरा है नॉलेज यानी ज्ञान। तो आप कमेंट से मुझे बताइए कि क्या ये दोनों अलग अलग हैं या दोनों का एक ही मीनिंग है, और अगर ये दोनों वर्ड्स डिफरेंट हैं तो फिर इनका मीनिंग क्या है? देखो, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग का मतलब क्या है कि जैसे हर मिनिस्ट्री के लिए कोई ना कोई कंसर्न डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का मतलब क्या है कि ये जो नीति आयोग है, नीति आयोग के ऊपर सीधे मंत्री कौन है? ये है राव इंद्रजीत सिंह, और उसके ऊपर कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्लानिंग मिनिस्टर का जो काम है वो क्या है? प्लानिंग मिनिस्टर का काम नीति आयोग की बनने वाली योजनाओं को देखने का है। ठीक है, तो वो उसके कंसर्न मिनिस्टर है। दोनों अलग अलग हैं। अलग हैं तो इनका आंसर बताइए कि नॉलेज का मतलब क्या होता है और ज्ञान का मतलब क्या होता है? सॉरी, नॉलेज और एजुकेशन का बताइए। क्या अंतर है दोनों में, बताइए। नहीं, अलग अलग हैं वो तो हम समझ में आ गया, लेकिन अलग अलग कैसे हैं? यानी इनका दोनों का मीनिंग अगर डिफरेंट है तो दोनों का मतलब हुआ क्या? एजुकेशन सर्टिफिकेशन होता है। एक्स ऑफिशियो का जो काम हो ना, एक्स ऑफिशियो काम कुछ भी नहीं है, एक्स ऑफिशियो टर्म है जिसका मतलब है बाय द पोस्ट। तो जैसे वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमेशा राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, तो हम कैसे बोलेंगे इसको? वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। सेम ऐसे ही जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो अपने आप ही नीति आयोग का चेयरमैन हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। नॉलेज इज प्रैक्टिकल एक्सपोजर। हाँ, दिपेश ने सही आंसर दिया दोनों जगह पे। तो एजुकेशन एक सर्टिफिकेशन है और नॉलेज एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। क्या फर्क हुआ इसमें कि आपने पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन ली, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 10th 12th ग्रेजुएशन, और अब अपनी तैयारी कर रहे हो जैसे। तो ये जो सारा है ना, ये एक सर्टिफिकेशन के लिए आपने किया। आपको 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए, फिर आप 12th में आओगे, 12th का आपने एग्जाम्स दिए, फिर आप ग्रेजुएशन करोगे और अब एलिजिबल हो जाओगे फिर आप कोई एग्जाम देने के लिए। तो ये जो मैटर है ना सारा का सारा, ये एक एजुकेशन का मैटर है। अब इस एजुकेशन तो आपको मिली, लेकिन नॉलेज कितनी मिली? नॉलेज कैसे मिल सकती है? नॉलेज के लिए आपको कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। हाँ, एजुकेशन से नॉलेज मिलती है, ये बात ठीक है, लेकिन आपने केवल डिग्री कर ली इससे आपको सब कुछ आ गया, ऐसा कंपलसरी नहीं होता। पिछली गवर्नमेंट ने यानी यूपीए गवर्नमेंट ने सैम पित्रोदा के चेयरमैनशिप में नेशनल नॉलेज कमीशन बनाया था,
और उस नेशनल नॉलेज कमीशन का पर्पस क्या था कि जब सर्वे हुआ सारे गवर्नमेंट स्कूल्स का, तो उसमें बच्चों को पढ़ना नहीं आता था। बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा था लेकिन उसको पढ़ना ही नहीं आता था, वो सेंटेंस नहीं बना सकता था। जब उसको पढ़ना ही नहीं आता था तो लिखना तो कहां से आएगा। अब वो ना तो अपनी जो खुद की मदर टंग है वो जानता है, ना वो बेसिक जो ये न्यूमेरिकल्स होते हैं वो उसको कर सकता है। तो इन सारी चीजों की समस्याओं को दूर करने के लिए नेशनल नॉलेज कमीशन बना, यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बना, और उसने नेशनल नॉलेज मिशन चलाया और स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन पर जोर देना शुरू किया और बोला कि अगर टीचर अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे तो फिर उनको इंसेंटिव्स और मिलेंगे। ये सारी बातें की गई थी, वही सारी बातें यहां पर की गई हैं। फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी, यानी कि लिटरेसी की जो फाउंडेशन है उसको और ज्यादा मजबूत करना है, और उसमें ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की, जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने की नॉलेज तो उसके पास हो, इसीलिए निपुण भारत योजना शुरू की गई है। दूसरा है अचीव्स द डिजायर्ड लर्निंग competencies in reading, writing and numeracy by the end of grade 3 by 2026-2027। तो इसका टारगेट ईयर क्या रखा है? इस स्कीम का जो टारगेट ईयर है वो है 2026 से 27। तो 2026-27 का जो फाइनेंस ईयर है तब तक हमें ये बेसिक न्यूमेरिकल्स और लिटरेचर यानी रीडिंग का जो है ना, ये तो कम से कम बच्चों में डेवलप करना ही करना है। तो इस सोच के साथ में इस इनोवेटिव नई स्कीम को लागू किया गया, मैं इनोवेटिव बोलूंगा इसको। अब इसके साथ में कुछ और नई चीजें और इंप्लीमेंट हुई हैं, वो मैं आपको बताता हूं। इसी के साथ आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कोरोना के टाइम में लाई गई। अब ये बात मेरी भी समझ में नहीं आती कि गवर्नमेंट सारे काम चुपचाप क्यों करती है। कोरोना के टाइम में जब सब लोग अपने घरों में बंद पड़े हैं, दुनिया को दुनिया से ही मतलब नहीं है, सबको अपनी सिक्योरिटी की चिंता है, उस समय गवर्नमेंट ने एक नई धमाकेदार काम किया। वो भी तब किया जब सारे स्कूल्स और कॉलेज बंद पड़े थे, और उस धमाके का नाम था न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो ईयर है वो है 2020, यानी कौन सा? 2020। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज रिप्लेसिंग ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी विच वॉज इंप्लीमेंटेड इन 1986। तो इसके पहले की जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी वो कब आई? वो आई थी 1986 में। तो 1986 की जो पुरानी शिक्षा नीति है जिसमें 10+2+3, तो पुरानी एजुकेशन में क्या था? 10+2+3। तो ये 10 साल तो इनिशियल एजुकेशन के थे, ठीक है, पहली से लेके 10वीं तक। फिर आपने 10वीं में सर्टिफिकेशन कोर्स किया, उसको पास किया। फिर ये 2 साल हैं आपके 11th और 12th के। 12th में फिर आपने एग्जाम दिया, और ये 3 साल हैं आपके ग्रेजुएशन के। तो इसको बेसिक एजुकेशन के तौर पर शामिल किया गया था। तो 10 साल स्कूल एजुकेशन, 2 साल सेकेंडरी एजुकेशन और 3 साल हायर एजुकेशन। तो ये बेसिक एजुकेशन सिस्टम इस समय था। अब ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, ये तो आप समझ ही रहे हैं वो कब आ रही है? जब सारे स्कूल ही बंद पड़े। लेकिन ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसमें अब जो सिस्टम है वो है 5+3+3+4। तो अब इस एजुकेशन में जो सिस्टम है वो क्या है? 5+3+3+4, ठीक है। अब ये 5+3+3+4 क्या है? ये आपके एजुकेशन के ईयर्स हैं, और इस एजुकेशन के ईयर्स में अभी ग्रेजुएशन शामिल नहीं है, ये केवल पहली से लेके 12वीं तक की एजुकेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या किया है? पहले इन इनिशियल जो 5 साल हैं इनको भी 2 हिस्सों में बांटा है, ठीक है। तो इनिशियल जो 5 साल हैं उसको कितने में बांटा है? उनको 2 हिस्सों में बांटा है, शुरू के 3 साल और उसके बाद फिर 2 साल। अब ये शुरू के जो 3 साल हैं वो किसके हैं? शुरू के 3 साल ये आपके प्री प्राइमरी वाले हैं। प्री प्राइमरी यानी जैसे नर्सरी, LKG, UKG। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं नर्सरी, LKG, UKG वाला, उसके कितने साल हैं? उसके 3 साल हैं। फिर ये 2 जो हैं ये आपके कितने, कौन सी क्लास के हैं? फर्स्ट और सेकंड के। तो 3 साल तो है प्री प्राइमरी के, 2 साल है फर्स्ट और सेकंड के। फिर ये जो हैं इसमें आपके क्लासेस हैं 2, 3,
4 और 5। तो 5 साल में तो प्री प्राइमरी और फर्स्ट और सेकंड तक पहुंचे, यानी 3 साल तो प्री प्राइमरी के और 2 साल फर्स्ट और सेकंड के। फिर 3 साल कौन सी क्लास के हैं? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसके बाद फिर ये 3 साल हैं सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ। और ये जो 4 साल हैं ये है 9, 10, 11 और 12। ठीक है, तो इस तरह से पहली से लेकर के या प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के 12 तक का एजुकेशन को इसमें शामिल किया गया है। तो बेसिक जो जोर रहेगा वो किस पर रहेगा? बेसिक जोर रहेगा इन 12 साल की एजुकेशन पर, 12 + 3 यानी 15 साल की एजुकेशन पर जोर रहेगा। ठीक है, पहले सिस्टम क्या था? 10 + 2 + 3 थे, तो ये भी 15 ही। तो जब वो 15 साल थे, ये भी 15 ही साल हैं, तो उसमें फर्क क्या है? समझ के बाहर है। ठीक है, अब ये इसमें केवल एक नई चीज जो आई है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन की आई है। तो यानी 10 साल से पहले वाली एजुकेशन पर शायद थोड़ा सा फोकस होगा, यहां पर ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो इन्होंने टाइम रखा है कौन सा? 3 + 2 + 3 + 3 + 4। ये इसमें क्या कहने वाले हैं? ये जो शुरू वाला टाइम है यहां से लेकर के ये वाला, इस टाइम को बोला गया है इनिशियल स्टेज, यानी ये प्रारंभिक चरण है। 6th, 7th, 8th ये वाला मिडिल स्टेज है, और 9, 10th, 11th, 12th ये वाला सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है, तो इनिशियल, मिडिल और सेकेंडरी, इस तरह से 3 इसके पार्ट किए गए। तो इनिशियल में क्या करेंगे? इनिशियल में जो एजुकेशन दी जाएगी वो केवल और केवल मदर टंग में होगी, यानी आपकी जो भी मदर टंग है, जैसे किसी गुजराती हो सकती है, कोई पंजाबी हो सकती है, या हिंदी हो सकती है, या कश्मीरी हो सकती है, इसको डोंगरी लैंग्वेज है वहां पर, या कहीं की कोंकणी हो सकती है, कहीं की मराठी है, कहीं की तमिल है, तेलुगु है। तो शुरू की जो एजुकेशन है वो किस में होगी? वो इस मदर टंग में होगी। और उसके बाद की जो एजुकेशन है उस पर संस्कृत और इंग्लिश को दोनों पर फोकस किया जाएगा। मैथ्स पर तो फोकस रहेगा। जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ये मैथ्स, ये आपकी मदर टंग और एसएसटी आते हैं और साइंस आती है, तो उन पर भी पूरा का पूरा जोर इन सभी ईयर्स में, सभी क्लासेस में लगाया जाएगा। तो ये इसका मेन फीचर्स हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? ये हमने पढ़ा निपुण भारत योजना के बारे में। दूसरा, एक चीज और आप जानते होंगे कि मोदी जी एक काम और अच्छा करते हैं, वही वर्ड्स बनाने का। जैसे नीति बनाया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वैसे ही ये भी बनाया। और ये क्या बनाया? ये है NIPUN। तो ये जो टर्म है वो क्या है? NIPUN। तो इसमें क्या किया? इसमें नेशनल इनोवेटिव फॉर प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिक। तो निपुण की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनोवेटिव फॉर प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिक। ठीक है, तो ये वाला मैटर इसमें रखा गया। तो ये है हमारा निपुण भारत अभियान जो अभी 2021 में शुरू हुआ है। हाँ जी, ये स्टैटिक बैंकिंग है, और ये स्टैटिक जो पार्ट है ना, ये आपके हर एग्जाम में काम आता है। आप बैंकिंग में तो खैर ऑब्वियसली काम आएगा, आप उसके अलावा भी कोई एग्जाम देंगे उसमें भी काम आएगा। ये करंट का पार्ट भी है, और साथ में स्टैटिक अवेयरनेस जिसमें कि गवर्नमेंट की स्कीम्स को पूछा जाता है, ये उसका भी पार्ट है। फिर अगली स्कीम है, ये भी बहुत बड़ी स्कीम है, जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो दूसरी जो योजना है इसका नाम क्या है? इसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। तो स्कीम का नाम क्या है? आयुष्मान भारत योजना। अब ये जो आयुष्मान भारत योजना है, इसको लागू करने वाली नोडल मिनिस्ट्री कौन है? ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है।
तो इसमें आपको जो चीजें याद रखनी है वो एक तो योजना का नाम तो है ही, फुल फॉर्म उसकी पूछी जाती है, तो फिर उसका ईयर ऑफ डेट ऑफ लॉन्चिंग आपकी, और दूसरा उसकी नोडल एजेंसी भी आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम्स में, पिछले बहुत सारे एग्जाम्स में नोडल एजेंसी पूछी गई है कि उसको जो लागू करने की जिम्मेदारी वो किसको दी गई है। तो इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसका कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है। डेट ऑफ लॉन्च इसकी 2018, तो 2018 में आयुष्मान भारत योजना को लागू किया गया था। अब मैं उधर इसके प्रोविजंस पे जाऊं, उससे पहले मैं आपको बताना ये इसमें चाहूंगा कि आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की जरूरत पड़ी क्यों, यानी व्हाई वी हैव अडॉप्टेड और लॉन्च दैट काइंड ऑफ स्कीम। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी इस तरह की योजना है, यानी इट इज द लार्जेस्ट प्लान और स्कीम फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो दुनिया की सबसे बड़ी ये वेलफेयर योजना है, इसका नाम क्या है, आयुष्मान भारत योजना। तो ये आयुष्मान भारत योजना जो पार्ट है वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। तो ये किसका पार्ट है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज का यह भाग है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार की यहां पर जिम्मेदारी बनती है, सरकार की यह ड्यूटी है कि वो अपने हर नागरिक को बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाए। तो ये बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कैसे हो पाएंगी, क्या हर कोई व्यक्ति ऐसा है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पहुंच सके। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हाल क्या है वो आप जानते हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हाल ये है कि एक डॉक्टर होगा, उस डॉक्टर के माथे पर 100-150 मरीज एक साथ खड़े होंगे। अब वो डॉक्टर साहब बेचारे करें क्या, कोई तो कह रहा है मेरे सिर में दर्द है, कोई कह रहा है आंख में दर्द है, कोई कह रहा है मेरे नाक में से खून आ रहा है। वो किस किस की सुने, वो जिसको सिर दर्द की गोली देनी है वो उसको आंख में दर्द की गोली दे देते हैं, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो ये जो प्रॉब्लम है ना हमारा, क्योंकि हॉस्पिटल्स पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे, तो ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इसके दायरे में शामिल किया गया। और इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की गई। गवर्नमेंट हर व्यक्ति को पर हेड पर फैमिली 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर देगी इस आयुष्मान भारत योजना में। तो आयुष्मान भारत योजना में क्या मिलने वाला है, पर फैमिली 5 लाख रुपए का एक हेल्थ कवर। यानी कि अगर ये कैशलेस होगा, पूरी तरह से पेपरलेस होगा, पूरी तरह से आपको केवल रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं। एडमिट होने के बाद में आप अगर आयुष्मान भारत में रजिस्टर्ड हैं तो उस पोजीशन में 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज आपका वहां पर हो सकता है। गवर्नमेंट उस पैसे को देगी, आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना। तो उसमें जांच जो होती है, टेस्ट से लेकर के सारी की सारी दवाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट, सप्लाई, सब कुछ इसमें शामिल होता है। डॉक्टर की फीस भी, हॉस्पिटल की फीस भी, वो सारे के सारे बिल्स आपको लगाने और 5 लाख रुपए का कैशलेस आपको पैसा हॉस्पिटल्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो ये आयुष्मान भारत योजना इस तरह से लॉन्च की गई थी और एक बहुत अच्छे फायदे और इंटेंशन के साथ इसको शुरू किया गया था। अब हम आते हैं इसके प्रोविजंस की तरफ। तो इसका सेक्टर क्या है, सेक्टर है इसका हेल्थ, अभी जो हमारी बात हुई। फिर अगला है आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोडक्शन स्कीम, यानी आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, यानी फुल फॉर्म क्या हुई इसकी, ABNHPS। तो आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोडक्शन स्कीम, ये इसका पूरा नाम है। ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर 50 करोड़ पीपल इन द कंट्री। तो भारत में कम से कम 50 करोड़ लोगों तक, 50 करोड़ फैमिलीज तक इसको पहुंचाने की योजना ये बनी है। फिर इसके बाद अगली स्कीम आती है, इसका नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो अगली स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, यानी PMGAY। ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ये भी कोई नई योजना नहीं है, ये ऑलरेडी इंदिरा आवास योजना के नाम से चल रही थी। तो इस योजना का पहले नाम क्या था, पहले इसका नाम था इंदिरा आवास योजना।
तो ये कहां चला करती थी, ये रूरल एरियाज में थी, ठीक है। तो उस समय इसका नाम था IAY, अब इसका नाम है GAY, बस इतना ही फर्क पड़ा है। पहले इंदिरा आवास योजना था, अब इसका नाम ग्रामीण आवास योजना है। और इसको लागू कौन कर रहा है, MORD यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है, वो इसको लागू कर रहा है। इसका डेट ऑफ लॉन्च 1985 था, जैसा मैंने आपको बताया, यानी इंदिरा आवास योजना। तो इंदिरा आवास योजना कब शुरू हुई, 1985 में। और इसका नाम चेंज किया, रीस्ट्रक्चर्ड ऑन 25 जुलाई 2015। तो मोदी जी ने आते ही क्या किया, इसका नाम बदल दिया और इसका नाम इंदिरा आवास से क्या कर दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। तो 2015 में यह योजना बनी, रीस्ट्रक्चर हुई। फिर इसके बाद इसका जो सेक्टर है वो कौन सा है, हाउसिंग एंड रूरल सेक्टर, ठीक है। फिर इसके प्रोविजंस पे जाएं, तो प्रोविजन क्या है इसके, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रूरल पीपल फॉर कंस्ट्रक्टिंग देयर हाउसेस देमसेल्फ। तो उनको एक इजी लोन उपलब्ध करवाना है सरकार की ओर से, जिससे कि वो अपना घर बना सकें। तो रूरल एरियाज में हाउसिंग फैसिलिटीज के लिए इस प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना यानी PMGAY को शुरू किया गया। फिर इसके बाद ये एक और योजना, अमृत योजना। इसका नाम वैसे तो क्या है, ये अमृत है, लेकिन ये है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मिंग। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है अमृत, यानी अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मिंग। तो अर्बन एरियाज के लिए इसको शुरू किया गया था। तो अमृत योजना अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उनके नाम पर इसको लॉन्च किया गया। और इसका जो पर्पज है वो क्या है, रिजुवेनेशन ऑफ सिटीज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिटीज, यानी शहरों में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के मोड से इसको शुरू किया गया। ये भी कोई नई योजना नहीं है, यानी कि इसका जो नाम था पहले वो था JNNURM। पहला नाम क्या था इसका, JNNURM, यानी जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन। तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन को मोदी जी ने नाम चेंज करके क्या बना दिया, अमृत मिशन। तो पहले नाम था JNNURM, अब क्या नाम हो गया इसका, अमृत मिशन, ठीक है। अब इस अमृत मिशन को लॉन्च कब किया गया, इट वॉज लॉन्च ऑन 25 जून 2015। तो 2015 से पहले यानी पिछले 10 साल तक 2005 में JNNURM के नाम से लागू हुआ था। तो 2005 to 15 इसका नाम क्या था, JNNURM, और 15 में क्या नाम हो गया इसका, अमृत योजना, ठीक है। अब अगली चीज ये, इसका सेक्टर क्या है, अर्बन डेवलपमेंट, यानी ये शहरी विकास के लिए इसको लागू किया गया। फिर इसके प्रोविजंस क्या है, टू एनेबल बेटर लिविंग एंड ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेसिंग ऑन द नीड फॉर पीपल सेंट्रिक अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो पीपल सेंट्रिक अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट के इसके लिए शुरू किया गया। अब इसमें जिस जिस चीज पर फोकस किया गया वो एक तो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो सार्वजनिक यातायात, किस पर फोकस किया गया यहां पर, सार्वजनिक यातायात पर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर। देखो JNNURM जो था ना, इसमें क्या किया गया था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 2 स्कीम्स वो लोग लेके आए थे। तो उस समय के जो अर्बन प्लानर थे, यानी नगरीय विकास योजना बनाने वाले जो प्लानर्स थे, उन लोगों ने 2 तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्कीम्स को लागू किया था। एक को तो बोला जाता है BRTS। तो एक तो स्कीम कौन सी है, इसका नाम है BRTS, और दूसरी स्कीम थी MRTS। BRTS का मतलब था बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम,
तो बीआरटीएस का मतलब तो क्या था, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। बीआरटीएस में क्या होता था कि आपने अगर सिटीज में देखी हो, जैसे जो बड़े सिटीज हैं उनमें लो फ्लोर बसें चलती हैं, तो वो जो लो फ्लोर बसें थी, जो ज्यादा कैपेसिटी वाली बसेस थी, उनको इसी बीआरटीएस में शामिल किया गया था। ये आपने देखा हो कुछ शहरों में तो जो चौड़ी सड़कें हैं उनके बीच में कॉरिडोर बना हुआ है। वो जो कॉरिडोर था वो केवल बसेस के लिए था, बसेस ही उसमें जा सकती थी, बसेस का वहीं पर स्टेशन होता था, ये स्टैंड हुआ करता था। तो इससे फायदा क्या था कि बसें बहुत तेज गति से चलती थी। हम लोग बसों में जाने में क्यों अनुभव जो है खराब रहता है, उसके पीछे रीजन क्या है कि बसें बहुत धीरे धीरे करके चलती हैं, हर 5 मिनट बाद रुकना होता है, सवारियां भरनी होती हैं, दूसरा बस इतनी बड़ी होती है कि उसको निकलने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए क्या किया, कॉरिडोर बना दिया जहां पर केवल बसें चलेंगी, दूसरा कोई व्हीकल उसमें नहीं चलेगा। तो उससे जल्दी लोग वहां पर अपने जहां पर उनका टारगेट है, जो उनका मंजिल है, वहां तक पहुंच सकते हैं। इंदौर में यह सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा बीआरटीएस। इंदौर में एक आई बस के नाम से सर्विस चलती है, वो आई बस की सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी। रीजन इसके पीछे क्या कि आई बस वो लगभग मेट्रो जैसा काम है, बस बहुत बढ़िया है, ठीक है जी, 2-3 उसमें वैगन्स हैं, बढ़िया जगह रहती है उसमें, बिल्कुल मेट्रो की तरह से एंट्री होती है, मेट्रो की तरह से एग्जिट होती है, और उसमें कोई टेंशन कोई समस्या नहीं आती। तो इंदौर में तो बीआरटीएस सफल रहा, बाकी सब जगह लगभग ये फेल हुआ है, तो ये फेल्ड सिस्टम साबित हुआ। एमआरटीएस का मतलब है ये मेट्रो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। तो बीआरटीएस में तो बस रैपिड है, एमआरटीएस में मेट्रो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। इसके लिए क्या किया गया था कि मेट्रो ट्रेन्स बनाई गई, जैसे जयपुर में बनी, अहमदाबाद में बनी, मुंबई में मोनो रेल के नाम से शुरू हुई, बेंगलुरु में शुरू हो चुकी है, लखनऊ में शुरू हो चुकी है। तो ये मास ट्रांजिशन था, तो मास ट्रांजिट सिस्टम बनाया गया इसमें। तो इस तरह से इसमें ट्रेन्स को या मेट्रोज को शामिल किया गया। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। उसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट, सीवरेज प्लान, वो सब इसी के अंदर शामिल थे, ठीक है। तो शहरों में एक बेसिक इंफ्रा पहुंचाने के लिए जो जेएनएनयूआरएम मिशन था उसका नाम बदले क्या किया गया, अमृत मिशन। तो दोनों के हैं सेम ऑब्जेक्टिव, दोनों के तरीके सब कुछ सेम है, केवल नाम बदला गया। फिर इसके बाद एक और स्कीम जिसका नाम है स्मार्ट सिटीज मिशन, यानी स्मार्ट सिटी योजना। अब ये जो स्मार्ट सिटी मिशन या स्मार्ट सिटी योजना है, इसका पर्पस क्या, नाम में बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो स्मार्ट सिटी बनानी है, इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह की सिटीज बनानी है जिनमें की सारी बेसिक फैसिलिटीज जो हम दूसरे सिटीज में, यानी जैसे अमेरिकन सिटीज में या यूरोपियन सिटीज में एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि फिलहाल 5G टेक्नोलॉजी आ गई, तो 5G टेक्नोलॉजी सब जगह होनी चाहिए, वाटर कहीं पर इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जो आसपास नदियां हैं उन नदियों में साफ पानी पहुंचना चाहिए, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां पर बेटर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी 100% हो, और पूरे टाइम 24 घंटे में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होनी चाहिए, हर घर के पास गैस कनेक्शन होना चाहिए। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज जो हम एक अर्बन एरिया में उम्मीद करते हैं, वो इस स्मार्ट सिटी मिशन में हमने लाई। तो इसमें क्या होता है कि स्टेट्स को यह बोला गया है कि वो अपनी तरफ से नाम दीजिए किसी स्टेट का, और फिर सरकार उसमें जोर लगाएगी, उसके लिए फंड अलॉट करेगी, उसके लिए फंक्शनरीज भेजेगी, लोग भेजेगी कि वो स्मार्ट सिटी फैसिलिटीज वहां तक पहुंचाएं। तो इसके तहत ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो अपने किस शहर को इसके लिए चुनते हैं, ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए। तो हर साल मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास मंत्रालय, ये शहरी विकास मंत्रालय स्मार्ट सिटीज की लिस्ट मांगता है स्टेट से। तो स्टेट क्या कर रहे हैं कि वो 10-20 अपनी तरफ से जो भी सिटीज हो सकते हैं उनकी लिस्ट वो भेज रहे हैं। तो फिलहाल जैसे भारत में लगभग 650 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, तो सबसे पहला जो टारगेट है वो 650 शहरों में ये सारी की सारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचाना है। तो जब इन 650 में पहुंच जाएगा, जो पहले टीयर 1 जिनको हम बोल रहे हैं, उसके बाद टीयर 2 वाला जो पार्ट होगा इसमें स्मॉल टाउन्स का नंबर आएगा। तो ये पर्सपेक्टिव प्लानिंग है, यानी नीति आयोग ने जो प्लान बनाया वो क्या है कि वो लंबे टाइम तक चलने वाला प्लान है। जब तक ये सारा काम कवर नहीं होगा तब तक ये लगातार आगे बढ़ता रहेगा। When it was launched on 25 जून 2015। तो 25 जून 2015 को भारत सरकार ने इसको लागू किया, और नोडल एजेंसी किसको बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ
अर्बन डेवलपमेंट को। फिर इसके बाद इसका सेक्टर क्या है, सेक्टर है अर्बन डेवलपमेंट या नगरीय विकास, ठीक है। और इसके प्रोविजंस क्या है, टू एनेबल बेटर लिविंग एंड ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेसिंग ऑन द नीड ऑफ पीपल सेंट्रिक अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो जनरली अगर हम बात करें तो थोड़े से इसमें ज्यादा फीचर्स हैं, और यानी अमृत में जो फीचर्स हैं उससे ज्यादा फीचर आ रहे हैं किसमें, स्मार्ट सिटी मिशन में। तो अर्बन में अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन दोनों ही चल रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी मिशन केवल बड़े शहरों में, जबकि अमृत मिशन इंडिया के सारे सिटीज में अपना काम कर रहा है। फिर इसके बाद अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री जी की एक और बड़ी योजना। अब ये जो योजना है ये भी कोई नई नहीं है, इसका भी नाम पहले कुछ और था, और वो जो कुछ और नाम था वो था राजीव आवास योजना, यानी RAY। तो पहले नाम क्या था इसका, RAY, राजीव आवास योजना, जो राजीव गांधी के नाम पर रखी गई थी। और अब इसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY। तो नाम बदला है, ठीक है। इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग इसको नोडल एजेंसी बनाया गया। लॉन्च डेट है इसका ये 25 जून 2015। इस दिन बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की थी एक साथ ही, तो ये भी उसी में है। फिर इसके बाद इसका सेक्टर कौन सा है, हाउसिंग। और लेकिन हाउसिंग कहां पर, अर्बन एरियाज में। अभी हमने पढ़ी थी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना PMGAY, वो तो कहां पर थी, रूरल एरियाज में हाउसिंग के लिए। और ये प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना जो है वो किसमें, अर्बन, इसमें हाउसिंग वो है केवल शहरी एरियाज में। तो इसका जो प्रोविजन है वो क्या है, टू एनेबल बेटर लिविंग एंड ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेसिंग ऑन द नीड फॉर पीपल सेंट्रिक अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, वही सेम। तो अर्बन डेवलपमेंट के लिए, अर्बन प्लानिंग के लिए इसको बनाया गया, लेकिन इसका जो फोकस है वो किस पे, अर्बन एरियाज में हाउसिंग फैसिलिटीज पे। इसमें एक बहुत बड़ी बात जो राजीव आवास योजना में भी की गई थी, इसमें भी की जा रही है, वो है शहरों को स्लम फ्री बनाने के। यानी शहरी एरियाज कैसे होने चाहिए, इट शुड बी स्लम फ्री एरियाज। स्लम्स आप जानते हो क्या होती है, जैसे दिल्ली में स्लम एरिया को बोलते हैं JJ कॉलोनी। तो मैं जब पहली बार दिल्ली गया तो मुझे किसी ने बताया कि देखिए JJ कॉलोनी है। तो JJ कॉलोनी मुझे लगा वो बहुत बड़ी कॉलोनी होगी, तो जब पास जाके देखा तो पता चला कि वो JJ कॉलोनी को झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी कहते हैं। यानी झुग्गी झोंपड़ी का उन्होंने क्या कर रखा है, शॉर्ट JJ कॉलोनी कर रखा है। कहीं पर इसका नाम, जैसे मुंबई में इसका नाम धारावी है, जयपुर में इसका नाम कच्ची बस्ती है। तो हर जगह पर स्लम एरियाज के अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो ये जो स्लम एरियाज हैं इनमें घर बहुत छोटे छोटे, बहुत पतली पतली सी गलियां हैं, जहां बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, कचरा गंदगी बहुत ज्यादा होती है, लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं है। तो स्लम फ्री एरिया को खत्म करना, तो स्लम फ्री एरिया बनाना, इस प्रोविजन के साथ में इसको शुरू किया गया था। तो अब इसमें करना क्या है कि जो JJ कॉलोनीज या धारावी जैसे जो एरियाज हैं, जो स्लम्स एरिया हैं, उनमें उनको हाउसिंग फैसिलिटी देना है, ठीक है। उनको रोजगार का भी साधन उपलब्ध करवाना है, जहां पर सड़कें ठीक करनी है या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है। जैसे स्लम एरिया को क्या किया कि उसकी सफाई करके उस जगह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी। तो जितने बड़े एरिया में 10 लोग रह रहे थे, उतने बड़े एरिया में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के वो 10 मंजिल की बना दी। तो उससे फायदा क्या होगा कि 10 लोगों को घर तो मिल गए, लेकिन साथ में वो एरिया उनका बड़ा हो गया, वो सफाई भी हो गई। तो इस तरह से ये काम इसमें शुरू किया गया था। फिर इसके बाद अगली योजना है अटल पेंशन योजना, यानी APY। तो ये अटल पेंशन योजना यानी APY। तो अटल पेंशन योजना किसने शुरू करी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। अटल पेंशन योजना का नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डेट ऑफ लॉन्च 9 मई 2015। 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना को प्रधानमंत्री ने लागू किया। तो ये भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। सेक्टर क्या है इसका, सेक्टर है इसका पेंशन। अब ये पेंशन किसको, पेंशन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर।
तो ये जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ये इसके लिए पेंशन की बात है, यानी असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन देना। ठीक है, असंगठित क्षेत्र का मतलब क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी क्या होता है, तो ऐसे लोग जो इंडिविजुअली काम करते हैं। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं या किसी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, तो वो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज हैं, जैसे वेंडर्स हैं, जैसे सब्जी वाले हो सकते हैं या पताशी वाले हो सकते हैं या डेली मजदूरी करने वाले लोग हो सकते हैं, तो ये तब तक काम कर रहे हैं ना, तब तक उनको पैसा मिल रहा है। लेकिन मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली अगर कोई डिसेबिलिटी हो गई या कोई दुर्घटना हो गई या अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई, तो फिर फैमिली का सारा किस तरह से चलेगा, फैमिली का काम किस तरह से चलेगा। तो यह सोच करके अटल पेंशन योजना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए दी गई थी। तो इसमें मिनिमम जो भी एम्प्लॉय होगा, जो वेंडर होगा, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा। और रजिस्ट्रेशन किसमें होता है, ये पीएमजेडीवाई में होता है। तो क्या करना है उनको, उनको प्रधानमंत्री जनधन योजना में अपना एक खाता खुलवाना है, किसी भी बैंक में खुल सकता है। अब उसमें यह भी एक्टिव करवाना है कि वो अटल पेंशन योजना में शामिल होना चाहते हैं, तो अटल पेंशन योजना उसमें एक्टिव हो जाएगी। अब क्या करना है कि हर महीने में कम से कम 1,000 रुपए और साल में कम से कम 12,000 रुपए, ये मिनिमम है। तो मिनिमम 1,000 रुपए एक महीने में और मिनिमम 12,000 एक साल में डिपॉजिट करने हैं उस खाते में। और जितना आप डिपॉजिट करोगे उतना ही सरकार भी आपको देगी। 60 साल के बाद फिर क्या होगा, फिर वो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें जो 18 साल से ज्यादा एज का है वो अटल पेंशन योजना में अपना खाता खुलवा सकता है। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना में 18 साल से ऊपर का जो भी वेंडर है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति है, उसको खाता खुलवाना है और उसके बाद उसकी पेंशन शुरू होगी जब वो 60 साल की एज को क्रॉस करेगा उसके बाद। तो ये इस तरह की एक वेलफेयर स्कीम है। तो पर्पज इसका क्या है, a pension program that allows people to make voluntary contribution within a certain range with a matching government contribution to receive pension in the future। तो जितना वो जमा करेंगे उतना सरकार भी जमा करेगी और 60 साल की एज के बाद उनको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो प्लान है उसका नाम क्या है, अटल पेंशन योजना। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर या संगठित क्षेत्र की योजना है वो उसका नाम है एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्लान है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी पीएमएसबीवाई। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या पीएमएसबीवाई ये एक योजना है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, नोडल मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी वित्त मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। डेट ऑफ लॉन्च है इसका 9 मई 2015। तो 9 मई 2015 को ये लागू की गई। फिर इसका जो सेक्टर है वो क्या है, वो है इंश्योरेंस। तो गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई शुरू की। ठीक है, इसमें इंश्योरेंस में क्या होता है, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है जिसका प्रीमियम कितना है, मात्र 12 रुपए। तो एक्सीडेंट अगर होता है अनफॉर्चुनेटली तो इसका जो प्रीमियम जा रहा है वो तो कितना जा रहा है, 12 रुपए। लेकिन इसका फायदा कितना है वो आप देखिए। इसका फायदा ये है कि अगर डेथ होती है अनफॉर्चुनेटली तो उस कंडीशन में रकम कितनी मिलेगी घर वालों को, 2 लाख रुपए। तो डेथ वाली कंडीशन में रकम कितनी है, 2 लाख रुपए। या परमानेंट डिसेबिलिटी, यानी जैसे कि कोई अगर नुकसान ज्यादा हो जाए, जैसे हाथ वाथ कट जाए, इस तरह का परमानेंट डिसेबिलिटी अगर होती है तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस मिलता है 2 लाख रुपए का। तो 12 रुपए का एनुअल अगर प्रीमियम भरा जाता है और 2 लाख रुपए मिलते हैं तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। तो मात्र 12 रुपए में 2 लाख का इंश्योरेंस कवर इसमें मिलता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज है सिटीजन्स को इंश्योरेंस कवर देना। 12 रुपए एनुअल प्रीमियम में 2 लाख रुपए का डेथ वाली कंडीशन में और 1 लाख रुपए का परमानेंट डिसेबिलिटी वाली कंडीशन में ये इंश्योरेंस कवर मिलता है।
फिर इसके बाद अगली स्कीम है इंश्योरेंस की, ये भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना यानी PMJJY। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या PMJJY, इसका नोडल एजेंसी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या वित्त मंत्रालय। फिर इसके बाद इसको लॉन्च कब किया? PMSBY के साथ ही 9 मई 2015 को ही ये दोनों स्कीम एक साथ ही आई थी। इसका भी सेक्टर क्या है? इंश्योरेंस। ये भी लाइफ इंश्योरेंस कवर है 2 लाख रुपए का, लेकिन इसका जो प्रीमियम है वो कितना है? वो है 330 रुपए। ठीक है, तो 330 रुपए का इंश्योरेंस कवर इसमें मिलता है इन केस ऑफ डेथ। तो अगर 330 रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है इसमें, तो इसका फायदा क्या होता है कि 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है अगर डेथ वाली कंडीशन होती है तो। ठीक है, तो PMSBY और PMJJY, PMSBY का प्रीमियम कितना है? 12 रुपए, और इसका कितना है? 330 रुपए। ठीक है, फिर इसके बाद है अगली स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना को शुरू करने वाला कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये शुरू करने वाला कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट यानी सतत विकास और रोजगार मंत्रालय। दूसरा, इसका डेट ऑफ लॉन्च है अप्रैल 2015। फिर इसका सेक्टर क्या है? स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास करना। स्किल डेवलपमेंट, ये जो विजन है प्राइम मिनिस्टर का आत्मनिर्भर भारत, ये उसके लिए किया गया है। और आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट हों, गवर्नमेंट हमें स्किल्ड बनाएगी और उसके बाद हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ चलें। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप उनसे आगे गवर्नमेंट जॉब मांगो या रोजगार मांगो, गवर्नमेंट से मत मांगो, आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो और लोगों को भी रोजगार दो। तो एक स्टार्टअप के लिए इस तरह की योजना इसमें बनाई गई है। तो इसका जो पर्पस है वो क्या है कि एक तो आपको स्किल्ड बनना है। स्किल्ड बनने से फायदा क्या होगा? स्किल्ड बनने के बाद में आप अपने लिए कोई भी रोजगार ढूंढ सकते हो प्राइवेट सेक्टर में जाकर के, और दूसरा खुद का भी स्टार्टअप कर सकते हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट की ओर से पैसा मिलता है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया? वही जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो स्कीम है सारी की सारी वो किस तरह से चल रही है, ये सारी की सारी स्कीम PPP मोड पे चल रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। अब जैसे गवर्नमेंट ने स्कीम बना दी, स्कीम बना करके उसके नॉर्म्स गाइडलाइन सारे जारी कर दिए। आपका जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड के हिसाब से जितने भी PMKVY सेंटर्स हैं, उस किसी भी सेंटर के पास, जैसे मान लीजिए आप चमड़े का काम सीखना चाहते हैं, आप लोहे का काम सीखना चाहते हैं, आप ज्वेलरी बनाना सीखना चाहते हैं, या आप पेंटिंग करना चाहते हैं, इस तरह की बहुत सारी इसमें स्कीम्स हैं। तो वो जो जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें आप जा सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, गवर्नमेंट की ओर से पैसा भी मिलता है उस चीज के लिए। और आप स्किल्ड होने के बाद यानी 1-2 साल का कोर्स वहां पर करने के बाद फिर आप अपने लिए रोजगार ढूंढ सकते हो या अपना कोई स्टार्टअप कर सकते हो। तो इस मोटिव के साथ में इस स्कीम को शुरू किया गया। टू प्रोवाइड एनकरेजमेंट टू यूथ फॉर डेवलपमेंट स्किल बाय प्रोवाइडिंग मॉनेटरी रिवार्ड्स, बाय रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, और बाय अंडरगोइंग ट्रेनिंग एट एफिलिएटेड सेंटर्स। तो क्या किया गवर्नमेंट ने इसके लिए? होता है एफिलिएटेड सेंटर्स बनाए, जो उसके खुद के सेंटर्स हैं, PMKVY सेंटर। तो उन सेंटर्स पे रोजगार के लिए ट्रेनिंग देना, ये क्या है? PMKVY है। फिर इसके बाद हम अगली स्कीम पे आ रहे हैं, इसका नाम है हृदय। तो ये जो स्कीम है इसका नाम क्या है? इसका नाम है हृदय, यानी हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो ये हृदय योजना है, यानी हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। कौन कर रहा है इसको? MOUD यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो शहरी विकास योजना ने ये हृदय योजना लॉन्च की, या इसको
जो है वो नोडल एजेंसी बनाया गया। हृदय योजना का जो पर्पज है वो क्या है, हमारे हेरिटेज सिटीज को और ज्यादा डेवलप करना। तो जितने भी इंडिया में हेरिटेज सिटीज हैं, फिलहाल कुल 13 शहरों को इस योजना में शामिल किया गया है। तो फिलहाल कितने सिटीज हैं हृदय स्कीम में, 13 सिटीज हैं। तो जो 13 सिटीज जैसे हेरिटेज सिटीज मान लीजिए मथुरा है या वाराणसी है, तो ये जो इस तरह के सिटीज हैं इनमें क्योंकि हेरिटेज वाली एक खासियत है, इनका जो फीचर है वो क्या है कि दीज आर हेरिटेज सिटीज। तो इन हेरिटेज सिटीज का जो अपना स्पेशल फीचर है तो उसको और ज्यादा मेंटेन करना और इसको बढ़ाना, जिससे कि ये सारे सिटीज फाइनली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म के सेंटर और ज्यादा बने। तो यहां पर टूरिस्ट को जो है वो अप्रोच करना, टूरिज्म सेंटर्स तक इनको पहुंचाना, इस चीज के लिए हृदय स्कीम शुरू की गई है। सिटीज कौन कौन से मैं भी लिखाऊंगा आपको। डेट ऑफ लॉन्च है इसका कौन सा, डेट ऑफ लॉन्च है इसका 2015 जनवरी। सेक्टर है इसका अर्बन डेवलपमेंट। ये स्कीम जो है, द स्कीम सीक्स टू प्रिजर्व एंड रिजुवेनेट द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री। तो भारत का जो रिच कल्चर है उस रिच कल्चर को प्रमोट करने के मूड से ये स्कीम शुरू की गई। तो फिलहाल इसमें कितने सिटीज हैं, फिलहाल इसमें सिटीज हैं 13। तो जो 13 सिटीज अब तक इसमें शामिल हो चुके हैं, आगे भी ये स्कीम लगातार बढ़ती रहेगी, यानी हेरिटेज वाले हर शहर को उसमें शामिल करना है। हेरिटेज आप जानते होंगे यानी हिस्टोरिकली, कल्चरली और रिलीजियस। तो हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी सिटी अगर हेरिटेज है यानी आजादी से पहले का इंपॉर्टेंट है, उन सारे सिटीज को उसमें डेवलप करना है और हमारी जो रिच कल्चर है उसको प्रमोट करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं इसमें उन सिटीज का नाम जिनको अभी तक इसमें शामिल किया जा चुका है। पहला सिटी है अजमेर, राजस्थान का। दूसरा सिटी है अमृतसर, ये आप जानते ही हो, पंजाब। तीसरा सिटी है अमरावती, अमरावती है आंध्र प्रदेश में। तो पहला सिटी अजमेर, दूसरा अमृतसर, तीसरा अमरावती, चौथा है बादामी, बादामी है कर्नाटका में। फिर इसके बाद पांचवा सिटी है इसका द्वारका, द्वारका है गुजरात में। फिर इसके बाद है छठा सिटी, ये है गया, गया है बिहार में। फिर नेक्स्ट सेवंथ कांचीपुरम, कांचीपुरम सिटी है तमिलनाडु में। फिर इसके बाद एट्थ मथुरा, मथुरा यूपी में। फिर देन नाइन्थ है वाराणसी, ये भी यूपी में। 10th प्रयागराज, ये भी यूपी में। फिर इसके बाद 11वां है वेलमकेनी, तमिलनाडु में। फिर है वेल्लोर, कर्नाटका में। और नेक्स्ट है वारंगल, तेलंगाना में। तो फिलहाल ये 13 वो कल्चरल और हिस्टोरिकल सिटीज हैं जिनको कि इस हृदय स्कीम में शामिल किया जा चुका है। ठीक है, तो हम इनको दोबारा देखते हैं सारे एक बार। तो इसमें पहला अजमेर है राजस्थान का, दूसरा अमृतसर पंजाब, तीसरा अमरावती आंध्र प्रदेश, अमरावती फिलहाल आंध्रा की नई राजधानी बन रही है। बादामी कर्नाटका, चालुक्य डायनेस्टी के लिए फेमस रहा। द्वारका गुजरात, आप जानते ही हो। गया बिहार, बुद्धिज्म का सेंटर है। कांचीपुरम
तमिलनाडु, ये भी पुराना सिटी है, हिस्टोरिकल सिटी है। मथुरा उत्तर प्रदेश आप जानते ही हो, वाराणसी उत्तर प्रदेश ये भी आप जानते हो, प्रयागराज उत्तर प्रदेश ये भी फेमस है, वेलंकैनी तमिलनाडु, ये एक नागापट्टनम जिला है तमिलनाडु का, वहां का कोस्टल रीजन है, वहां ये हिस्टोरिकल सिटी है। वेल्लोर कर्नाटका ये भी हिस्टोरिकल है, और वारंगल तेलंगाना। तो इस तरह से कुल 13 सिटीज वो हैं जो कि हृदय स्कीम में शामिल किए गए। ठीक है, फिर हम आते हैं अगली स्कीम पे। यह है उजाला योजना। तो अगली स्कीम है उजाला, ये भी नाम अच्छा है इसका। तो उजाला का मतलब आप समझ रहे होंगे, उजाला यानी क्या, रोशनी। तो उजाला जो योजना है इसका सीधा सा मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया रोशनी। ठीक है, अब ये रोशनी कैसे है, इसका वैसे जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो है उन्नत ज्योति। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs, by affordable LEDs for all, यानी UJALA। तो उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, यानी गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने इसके लिए लोगों को अफोर्डेबल LEDs उपलब्ध करवाए। यानी एक तो हर गांव तक, हर शहर तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना है, और दूसरी बात क्योंकि उनके साथ कई लोग जो कि BPL लोग हैं और वो अपने घर के लिए LED नहीं खरीद सकते, LED बहुत महंगी होती हैं, वो भी पहुंचानी है। अब इसमें देखिए LED क्यों जरूरी है, क्योंकि LED आर एनर्जीली एफिशिएंट, तो एनर्जी एफिशिएंट है इसीलिए इनको शामिल इसमें किया गया। तो LEDs को एनर्जी एफिशिएंट बनाया गया और उन्हीं को फिर इसमें लोगों को फ्री बांटा गया। तो लोगों को फ्री LED बांटने की स्कीम है कौन सी, ये उजाला स्कीम। ये उजाला स्कीम लॉन्च कब हुई, इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 मई 2015। सेक्टर कौन सा इसका, इलेक्ट्रिफिकेशन यानी विद्युतीकरण, ये इसका मेन है। रिप्लेस्ड बाय बचत लैंप योजना, यानी पहले इस योजना का नाम क्या था, बचत लैंप योजना, अब अच्छा नाम रख दिया इसका क्या, उजाला, पहले नाम अच्छा नहीं था। रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ एनर्जी सेविंग कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, तो एनर्जी सेविंग वाले जो फ्लोरोसेंट लैंप यानी LEDs हैं उनकी कॉस्ट को कम करके लोगों तक पहुंचाया गया। एक बात और, इसका जो सुपर हेड है, यानी ये जो स्कीम है वो उसको लॉन्च तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कर ही रहा है, लेकिन इसका जो सुपर हेड है उसका नाम है एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड। तो इस स्कीम का सुपर हेड कौन है, सुपर हेड है इसका एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड इसका ये सुपर हेड है। और एक चीज और, हमने एक यहां पर बड़ा अच्छा अचीवमेंट लिया है, क्या कि हमने खुद के यहां तो फ्री LED बांटे ही बांटे, हमने ब्रिटेन को भी सिखाया कि भाई देख तेरे यहां भी लाइट की कमी आ रही है, तू भी फ्री LED बांट। तो भारत ने ब्रिटेन को भी मोटिवेट किया और ब्रिटेन ने भारतीयों को बुलाया कि हमारे यहां भी ये वाली स्कीम लेके आओ। तो इंडिया ने ब्रिटेन में भी ये जो स्कीम है उसको लॉन्च किया, और वो वहां भी किसने किया है, इसी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने। तो इंडिया के साथ साथ ये स्कीम फिलहाल यूके या ब्रिटेन में भी चल रही है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं अगली स्कीम पे। इसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, नाम सुना होगा इसका, योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स खोले गए थे। ठीक है, इसको लागू करने वाला कौन है, MOWCD यानी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, इसका नोडल एजेंसी है, उसने इसको लागू किया। दूसरी चीज, इसकी डेट ऑफ लॉन्च क्या है, डेट ऑफ लॉन्च है 22 जनवरी 2015,
तो 22 जनवरी 2015 को ये वाली स्कीम लॉन्च की गई। अगला इसका प्रोविजन क्या है? द स्कीम प्राइमरीली एंश्योर्स इक्विटेबल शेयर टू अ गर्ल चाइल्ड इन रिसोर्सेज एंड सेविंग ऑफ अ फैमिली इन विच शी इज जनरली डिस्क्रिमिनेटेड एज अगेंस्ट अ मेल चाइल्ड। क्या होता था पहले, आज भी शायद बहुत सारे घरों में होता होगा, जहां पर गर्ल चाइल्ड से ज्यादा वेटेज बॉय चाइल्ड को मिलता है। यानी उसको ये समझाया जाता है, उसको सिखाया जाता है क्या कि बेटी तू मतले ये अपने भाई को दे। तो ये जो चीज है ना, यानी जो सेविंग्स होगी, जो पैसा जाएगा वो भी भाई के पास ज्यादा जाएगा, बहन को कम मिलेगा। अच्छे कपड़े भी आएंगे तो बहन के पास नहीं आएंगे, पहले भाई के पास जाएंगे। अच्छा खाना भी आएगा तो पहले भाई के पास जाएगा। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको दूर करना इसका बेसिक पर्पस था, पहली चीज। दूसरी चीज के लिए क्या की गई कि यहां पर लोगों को यह समझाया गया कि आप अपने गर्ल चाइल्ड के लिए भी थोड़ा सा अकाउंट मेंटेन करो, उसके लिए भी आप सेविंग दो, ठीक है। तो जिस दिन इस अकाउंट को खोला जाएगा उससे 21 साल तक, सोचा तो क्या था कि जैसे ही लड़की का जन्म होता है वैसे ही उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करेंगे, किसी भी बैंक में जाकर के, जो भी इनका नियरेस्ट बैंक होगा, जहां भी इनका अकाउंट होगा, वहां ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलेंगे। और गवर्नमेंट वो जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलेंगे उसके लिए कितनी भी रकम हो सकती है, और वो जो रकम डाली जाएगी वो टैक्स फ्री रकम होगी, यानी गवर्नमेंट उस पर कोई भी टैक्स नहीं लेगी। मान लीजिए उन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपए उसमें डिपॉजिट कर दिए। उसके अलावा अब वो क्या कर सकते हैं कि वो पर मंथ या पर एनम वो उसमें फिर पैसा और डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जितना भी पैसा डिपॉजिट होगा वो टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई पैसा नहीं लगेगा। और जो पैसा डिपॉजिट होगा, जनरली जो डिपॉजिट होते हैं उस पर 2.5-3-4% तक का मैक्सिमम मिलता है इंटरेस्ट। यानी अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट में अगर मिलता ही नहीं है, तो सेविंग बैंक अकाउंट में कितना मिलता है? मैक्सिमम 2.5-3-4% तक। तो इसके लिए जो रखा गया था उस समय, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय अरुण जेटली। अरुण जेटली ने जिस समय स्कीम लॉन्च की थी उस समय 9.1 इंटरेस्ट रेट का वादा लोगों से किया था। तो क्या बोले थे वो कि 9.1 इंटरेस्ट रेट हम देंगे किस पर? सुकन्या समृद्धि खातों पर। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स पर 9.1 का इंटरेस्ट मिलने वाला था, ऐसा क्लेम किया गया था, ऐसा प्रॉमिस भी किया गया था। धीरे धीरे करके क्या किया कि जैसे जैसे समय गुजरता गया और उनको लगा कि लोग तो अब आ गए, झांसे में आ गए या फंस गए, अपनी सेविंग इन्होंने इसमें डिपॉजिट कर दिए, वो लगातार वो उसको रिड्यूस करते चले गए। तो 9.1 था, फिर 9.2 गया। लोगों क्या दिखाया, बोला था कि हम लगातार इसकी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे। तो 9.1 किया, 9.2 किया, फिर दोबारा 9.1, फिर 9, 8 और अब आ चुकी है 7.6। तो फिलहाल इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 7.6। ये मैं अभी का बता रहा हूं, अभी और घटेगा, कुछ कह नहीं सकते इसको। तो 9.1 से घटे कितना आ चुका है? 7.6% आ चुका है। ये फिलहाल सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन फिर भी बाकी जितनी भी डिपॉजिटरी और सेविंग स्कीम्स हैं उनसे तो ज्यादा ही है। तो उस तरह से ये फायदे का सौदा है, ठीक है। दूसरा, ये जो स्कीम है ये आपने नाम सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये इसी स्कीम का पार्ट है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का पार्ट है ये सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। तो 21 साल इसका मैच्योरिटी पीरियड है। तो 21 साल जब हो जाएगा तो लड़की को जैसे आगे फ्यूचर में जो समस्याएं आती हैं, वो शादी के लिए पैसा चाहिए या पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, तो ये इस चीज के लिए होता है, ठीक है। यानी वो जो पैसा है जिस दिन इसका मैच्योरिटी होगी 21 साल बाद, उस समय लड़की की पढ़ाई के लिए या उसकी शादी के लिए या और कोई उसके, मान लो वो बिजनेस करना चाहे तो उसके लिए वो पैसा काम में लिया जा सकता है। तो इस मोशन के साथ में इसको शुरू किया गया था। फिर इसके बाद है अगली योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। तो ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की गई थी रूरल सेक्टर में लोगों को स्किल्ड बनाने के लिए। तो उस ग्रामीण कौशल योजना का जो टारगेट था वो क्या था? लोगों को स्किल्ड बनाना। किसको? ग्रामीण लोगों को। इसका नोडल एजेंसी है MRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिपार्टमेंट। डेट ऑफ लॉन्च है इसका 25 सितंबर 2014, यानी नीति आयोग से पहले इसको लागू कर दिया गया था। सेक्टर रूरल डेवलपमेंट। प्रोविजन इसका, ए स्कीम टू एंगेज रूरल यूथ स्पेशली
BPL and SC/ST segment of the population in gainful employment through skill training programs। तो जैसे PMKVY है वैसे ही ये भी स्कीम है। इसका पर्पज है वो क्या है, लोगों तक रोजगार पहुंचाना, लोगों को स्किल्ड बनाना, लेकिन केवल कौन से, रूरल एरियाज के। फिर इसके बाद है अगली स्कीम, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, डेट ऑफ लॉन्च है 2010, सेक्टर है इसका मदर केयर, और प्रोविजन क्या है इसमें, अ केस इंसेंटिव, एक कैश इंटेंसिव फॉर कैश इंसेंटिव फॉर RS 4,000 टू वुमेन जो 19 साल से ऊपर की हो, फॉर द फर्स्ट 2 लाइव बर्थ। यानी अगर कोई मां बच्चों को जन्म देती है तो पहले उसके 2 जो बच्चे होंगे, लेकिन वो होनी चाहिए 19 साल से ऊपर की, तो पहले जो 2 बच्चे होंगे उसमें हर बच्चे के जन्म पर 4,000 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा, कुछ खाने पीने का सामान ही मिलता है। तो इसका जो पर्पज है वो क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम में वो जो कमजोरी आती है और जो गरीब फैमिली है, BPL फैमिली है, वो उस समय न्यूट्रिशियस फूड नहीं पहुंचा पाती है, उसके लिए इसको शुरू किया गया। ठीक है, तो 4,000 रुपए का इंसेंटिव मिलता है मां को अपने पहले दोनों बच्चों के लिए, फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड पे। ठीक है, कुछ घी, इस तरह की चीजें भी इसमें दी जाती हैं। अगली स्कीम है ग्रामीण भंडारण योजना। तो इसका जो पर्पज है ग्रामीण भंडारण योजना का वो क्या है, गांव में वेयर हाउसेस को सपोर्ट करना। तो गांव में वेयर हाउसेस बनाने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी MOA, नोडल एजेंसी कौन है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, NOA। डेट ऑफ लॉन्च है इसकी 31 मार्च 2007। एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रोविजन क्या है इसका, क्रिएशन ऑफ साइंटिफिक स्टोरेज कैपेसिटी विद अलाइड फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्मर्स फॉर स्टोरिंग फ्रॉम प्रोड्यूस, प्रोसेस्ड फार्म प्रोड्यूस एंड एग्रीकल्चर इनपुट्स। अब एग्रीकल्चर इनपुट्स को यानी खेती की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रखने के लिए, जो उन्होंने प्रोडक्शन किया, जो क्रॉप्स किया, उसके स्टोरेज के लिए एक साइंटिफिक स्टोरेज हाउस बनाने के लिए ये ग्रामीण भंडारण योजना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च की। फिर इसके बाद अगली है नेशनल लिटरेसी मिशन यानी राष्ट्रीय साक्षरता अभियान। ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD, फिलहाल इसका नाम अब क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय की है। लॉन्च किया गया था इसको 5 मई, लॉन्च किया था इसको 5 मई 1988 को एजुकेशन के लिए। मेक 80 मिलियन एडल्ट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 35 लिटरेट। तो 15 से 35 साल का जो एज ग्रुप है उसको लिटरेट करना है, यानी भारत में लिटरेसी को या साक्षरता को इंप्रूव करने के लिए ये प्रौढ़ शिक्षा यानी ये जो एडल्ट एजुकेशन है उसको प्रमोट करने के लिए ये वाली स्कीम शुरू की गई थी। तो स्कीम का जो मेन पर्पज है वो क्या है, प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन। तो 15 से लेकर 35 साल तक के लोग जो कि नहीं पढ़ पाए उनको उस समय लिटरेट करने के लिए ये वाली स्कीम शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसमें अगली है नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। तो ये NPS या नेशनल पेंशन स्कीम, इसको लॉन्च कब किया गया था,
1 जनवरी 2004 को। तो 1 जनवरी 2004 को ये वाली स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी। ठीक है, इसका सेक्टर कौन सा है? पेंशन, कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन सिस्टम। पहले क्या होता था, पहले जो पेंशन स्कीम चला करती थी 2004 से पहले, देखिए पहले क्या होता था कि पहले आप जैसे जॉब कर रहे हो, आपके अकाउंट से पैसा कटना ही कटना, यानी 2004 से पहले क्या होता था कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले थे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उनके उसमें क्या होता था कि वो जो जॉब करने वाले लोग हुआ करते थे, उनको ये फायदा होता था कि उनके गवर्नमेंट के अकाउंट, वो गवर्नमेंट जो उनके अकाउंट से पैसा काटती थी, और वो जाता था कहां? वो जाता था आपके पेंशन अकाउंट में, और वो पेंशन लगातार जमा हुआ करती थी। जितना आपने पैसा कटवाया गवर्नमेंट की स्कीम में, उतना ही पैसा आपको सरकार दिया करती थी, और एट द एज ऑफ रिटायरमेंट यानी एट द एज ऑफ 60 वो पूरा का पूरा पैसा आपको एक साथ मिल जाता था। और उसके अलावा वो मंथली, और यानी आधा पैसा तो आपको दे दिया, जैसे मान लो आपके 60 लाख रुपए इकट्ठे हुए इस तरह से, तो 30 लाख रुपए तो आपको इकट्ठे दिए, और बाकी 30 लाख जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में आपको देना शुरू कर दिया, जो हर महीने पेंशन आती थी। अब क्या किया कि उसकी जगह पे उसको वॉलंटरी बनाने की कोशिश की। तो नेशनल पेंशन स्कीम में क्या किया, इसको बना दिया वॉलंटरी, यानी कि आपकी मर्जी है तो आप कटवाओ, मर्जी नहीं है तो मत कटवाओ। लेकिन दोनों ही जगह पे क्या होता था कि दोनों ही जगह पे जो रेगुलेशन था वो करता था प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो PFRDA यानी प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो पहले भी यही और अब भी यही करता है इसको रेगुलेट। ठीक है, तो अभी जो आपकी पेंशन आने वाली है वो सारी किससे आएगी? वो PFRDA के थ्रू आएगी। तो 1 जनवरी 2004 से पहले जिनकी जॉब लगी उनको तो कंपलसरी था, ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी थी, पैसा मिलना था। लेकिन अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो पेंशन में पैसा कटवाओ, चाहो तो मत कटवाओ, ये आपकी इच्छा है। तो पूरी तरह से वॉलंटियर स्कीम है। तो 2004 के बाद गवर्नमेंट किसी को पेंशन नहीं देती। अगर आप एनपीएस में अपना अकाउंट खुलवाते हो और आप अपने अकाउंट से अपने जितना चाहो उतना पैसा आप कटवाते हो, तो ही आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ये वो एनपीएस है। ठीक है, फिर इसके बाद एक योजना है मिड डे मील स्कीम यानी मध्याह्न भोजन योजना। तो मिड डे मील स्कीम या मध्याह्न भोजन योजना, इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो इसका नया नाम हो गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा विभाग इसका नोडल एजेंसी है। मिड डे मील को बोलते हैं मध्याह्न भोजन योजना। ये जो स्कीम है वो कब लागू हुई? लागू हुई 15 अगस्त 1995 को। तो 15 अगस्त 1995 को ये वाली स्कीम लागू हुई। फिर दूसरा सेक्टर है क्या है इसका? हेल्थ और एजुकेशन। मेन जो इसका था कि स्कूल में जो जाने वाले बच्चे हैं 8वीं क्लास तक के बच्चे, उनको फ्री लंच मिले, यानी बीच का जो टाइम है मिड डे का, तो मिड डे के टाइम में उनको खाना उपलब्ध करवाया जाए, और वो भी कैसा खाना हो? न्यूट्रिशियस फूड हो। मिड डे मील स्कीम भारत की पहली स्कीम थी जो कि PPP मॉडल पर थी। तो इट वॉज फर्स्ट स्कीम, इट वॉज फर्स्ट स्कीम जो किस पर थी? PPP मॉडल पर। यानी पहली बार प्राइवेट सेक्टर को किस गवर्नमेंट स्कीम में शामिल किया गया? वो स्कीम कौन सी थी? ये मिड डे मील स्कीम। तो पहली बार मिड डे मील स्कीम को जो है PPP मॉडल पर चलाया गया था।
फिर इसके बाद अगली स्कीम है नमामि गंगे। अगली स्कीम है नमामि गंगे योजना। तो नमामि गंगे जो योजना है ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इस योजना का हिस्सा है। तो स्कीम का नाम तो क्या है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो गंगा को साफ करने के लिए राष्ट्रीय अभियान ये शुरू हुआ है, ठीक है। और ये लॉन्च कब किया गया है, इट वॉज लॉन्च इन जून 2014। सेक्टर है इसका क्लीन एंड प्रोटेक्ट रिवर गंगा। तो गंगा नदी को साफ करने के लिए ये वाली योजना शुरू हुई। और ये आप जानते होंगे कि गंगा इज अवर नेशनल रिवर। तो गंगा जो है वो क्या है, हमारी राष्ट्रीय नदी है। तो उसी गंगा को साफ करने के मोटिव से ये वाली स्कीम शुरू हुई। तो इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स टू क्लीन एंड प्रोटेक्ट रिवर गंगा इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। तो गंगा नदी को साफ करने के मूड से ये वाली योजना शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये हमने जो सारी स्कीम्स पढ़ी वो स्कीम्स हैं जो फिलहाल करंट में चल रही हैं और गवर्नमेंट इन सबको चला रही है। तो इन स्कीम्स का जो सबसे बड़ा फायदा वो क्या है, पब्लिक वेलफेयर, यानी जनता के कल्याण के लिए, जनता के भले के लिए ये सारी स्कीम चलाई गई, ठीक है। अब मैं आपके क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। तो आपको इन स्कीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या फर्दर आप कोई भी बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस पर। हाँ जी, 2 घंटे हो गए इसलिए मैं क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं। तो आपको क्वेश्चन पूछना है तो बताइए। इन सारी स्कीम्स को डीआईजीसी मेंटेन क्यों करेगा? देखो ये जो सारी स्कीम्स है ना, ये तो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स है और डीआईसीजीसी का फंक्शन अलग है। डीआईसीजीसी केवल आपका जो डिपॉजिट है उस पर इंश्योरेंस दे रहा है, तो उसका फंक्शन अलग है। इन स्कीम्स का फंक्शन अलग है। हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना में जो आपके पैसे हैं वो सिक्योर्ड हैं, ठीक है। तो वो भी डीआईसीजी उस पर इंश्योरेंस देगा। ट्रिपल पी का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता था, पहला सारा काम गवर्नमेंट करती है। जैसे मिड डे मील स्कीम मान लीजिए आप। मिड डे मील स्कीम में क्या होता है कि सरकार पहले सारा का सारा पैसा खुद लगाती थी। जैसे हम ये मान के चलते हैं कि एक बच्चे का खाना बनाने में मिनिमम जो कॉस्ट आ रही है वो मान लीजिए आ रही है 20 रुपए, ठीक है। ये हमने एक एवरेज कॉस्ट मान के चलिए कि एक बच्चे का जो खाना बनता है, दाल रोटी सब्जी, उसमें कम से कम 20 रुपए की कॉस्ट आई। ये मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये 20 रुपए की जो कॉस्ट है ये कौन कौन वसूल करेगा, कौन कौन लेगा? बच्चे से तो हम कोई पैसा ले नहीं रहे। तो हमने क्या किया, मिड डे मील स्कीम चला दी। सरकार उसके लिए क्या कर रही है, सरकार आपको पर बच्चा पहले 20 रुपए दिया करती थी। तो अब इसकी जगह क्या होता था कि कई बार खाना बनता ही नहीं था, लेकिन स्कूल का स्टाफ उस पैसे को हजम कर जाता था। तो इसके लिए क्या हुआ, इसको ट्रिपल पी मॉडल पर चलाया। बहुत सारे जो एनजीओज हैं वो उसमें आगे आए। जैसे अक्षय पात्र फाउंडेशन है, आपने नाम सुना होगा शायद। अक्षय पात्र फाउंडेशन ने मिड डे मील को कुछ स्टेट्स में अपने हाथ में लिया। अक्षय पात्र फाउंडेशन वही है जो कि स्कॉन टेम्पल चलाते हैं, ठीक है। तो अक्षय पात्र फाउंडेशन ने कुछ स्कीम्स को, कुछ स्टेट्स में स्कीम्स को अपने हाथ में लिया। अब अक्षय पात्र फाउंडेशन क्या करता है, देखो कि जैसे हम ये मान के चल रहे हैं कि यही 20 रुपए जो है वो कॉस्ट आ रही है एक बच्चे का खाना बनाने में, तो इसमें से 10 रुपए ये अक्षय पात्र दे रहा है। ये अक्षय पात्र कौन है? ये अक्षय पात्र है एनजीओ। तो 10 रुपए किसने दिए? वो अक्षय पात्र ने दिए। अक्षय पात्र को भी किसने दिए? अक्षय पात्र के पास लोगों से फंडिंग आती है, क्योंकि वो चैरिटेबल फाउंडेशन है। तो लोग पैसा डोनेट करते हैं किसको? अक्षय पात्र फाउंडेशन को। तो अक्षय पात्र फाउंडेशन ने इस 20 रुपए में से 10 रुपए खुद ने जो है वो अपने ऊपर लिए, और बाकी बचे जो 10 रुपए थे मान लीजिए वो गवर्नमेंट के गए। तो गवर्नमेंट पहले जिस काम में 10-20 रुपए खर्च करती थी, अब कितना कर रही है? 10 रुपए ही कर रही है।
बाकी बचे जो 10 रुपए हैं वो कौन दे रहा है, वो एक एनजीओ दे रहा है। तो ये ट्रिपल पी हुआ ना, यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर कोई स्कीम में काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कई जगह पर कि शाम को म्युनिसिपैलिटी की ओर से या नगर निगम नगर पालिका की ओर से क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं, जो कि घर में नहीं रहते, जो किसी सड़क के किनारे रहते हैं या किसी पुल के नीचे घर बना के रहते हैं, उनके लिए सुबह और शाम खाना बढ़ता है। तो वो जो खाना है वो 5 रुपए का मिलता है। अब हम भी वही मान के चलेंगे, उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट 20 रुपए ही है। 5 रुपए तो लिए जा रहे हैं किससे, जो कि खाना खा रहा है। तो 5 रुपए तो उससे लिए जो कि खाना खाने वाला है, ये सेल्फ। इसके अलावा जो 15 रुपए थे वो सरकार और उसमें कोई भी जो एनजीओ शामिल है ये उसने लगाए। तो मान लीजिए 8 रुपए सरकार ने लगा दिए, 7 रुपए किसी एनजीओ ने लगा दिए। तो इस तरह से दोनों मिलके इस स्कीम को चलाना है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब है कि सरकार ने और प्राइवेट लोगों ने मिलकर उस स्कीम को लॉन्च किया। ठीक है, उजाला योजना का नोडल मिनिस्ट्री, उजाला योजना का जो नोडल मिनिस्ट्री है वो ये एनर्जी एफिशिएंसी है। ठीक है, यूपीएससी की प्रिपरेशन आप करना दिवेश, अभी आप पहले बैंकिंग पर फोकस करो। तो ये जो सारी स्कीम्स हैं ये आपके हर एग्जाम के लिए काम किए हैं, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा काम किया ना ये इस बैंकिंग के लिए, अभी जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए। ठीक है, फिर आज ही क्लास को वाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू, अच्छा लगा, क्लास आज भी थोड़ी सी लंबी गई लेकिन हमारे सारे स्कीम्स इसमें कवर हो गए। ठीक है, थैंक यू, फिर गुड नाइट, बाय।